महाकाव्य की शुरुआत एक हीरो और एक शैतानी ड्रैगन की जबरदस्त लड़ाई से होती है, जिसका इरादा इस दुनिया को तबाह करना है। उनके बीच की लड़ाई से धरती और आसमान हिल जाते हैं। हमारा हीरो अपने साथियों की हिम्मत और ताकत को साथ लेकर इस ड्रैगन को खत्म करने के लिए एक जानलेवा लड़ाई में कूद जाता है। हीरो एक सबसे पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करने का फैसला करता है, और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसके साथी ड्रैगन को रोके रखते हैं। वे अपनी जान जोखिम में डालकर ड्रैगन के हमलों को झेलते हैं, ताकि हीरो को बस एक सेकंड और मिल जाए। और फिर जैसे ही उसका मैजिक पूरा होता है, हीरो अपनी तलवार ऐसे चलाता है कि पूरा आसमान फट जाता है। एक जबरदस्त धमाका होता है और सब कुछ 6 महीने पहले चला जाता है, एक अकेडमी में जहां जापान के कोने कोने से खास स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। उन्हें खास इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ के हर स्टूडेंट को अपने पिछले जन्म की बातें याद हैं। इसकी वजह से ये स्टूडेंट्स पुराने जमाने के मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी ताकत से वे दुनिया को बचा सकते हैं। अकेडमी के प्रिंसिपल की लंबी चौड़ी स्पीच के दौरान एक पर्पल बालों वाला लड़का नींद में इतना खोया हुआ है कि बस सोने ही वाला है। उसकी आंखें झपकती हैं और वो सो जाता है। उसके सपने में पिछले जन्म की कुछ बातें आती हैं, एक लाल बालों वाली राजकुमारी से लेकर उस पूर्वज तक जो बार बार जानलेवा लड़ाई में कूदता है। जब वो पूर्वज अपनी प्रेमिका से हमेशा के लिए दूर होने वाला था, तो दोनों एक दूसरे को प्यार भरी किस देते हैं। जैसे ही लड़का उसे किस करने वाला था, एक लड़की अपना सिर उससे टकराती है और उसे उठाती है। दर्द में और नींद की खुमारी में वो सामने वाली लड़की को अपने पूर्वज की प्रेमिका समझता है। वो उसे रंजू कहकर पुकारता है। खुशी से वो लड़की उस लड़के से लिपट जाती है और उसे मोरोहा कहकर बुलाती है, जो उसके पिछले जन्म का भाई था। यहाँ आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। पिछले जन्म में उन दोनों के पूर्वज सगे भाई बहन थे और उनके बीच कुछ गलत रिश्ता था। इस बार वे अब भी भाई बहन हैं, लेकिन चचेरे भाई बहन हैं, इसलिए ये ठीक है। जब रंजू अपने भाई से मिलकर खुश होती है, तब मोरोहा अपनी बहन को लेकर थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो उसी तरह सो रही थी जैसे मोरोहा उद्घाटन के समय सो रहा था। मोरोहा उसकी जांच करने के लिए उसके पास जाता है। तभी अचानक वो लड़की उसे पकड़ लेती है और अपने प्रेमी की तरह उसे किस कर लेती है। रंजू उस लड़की को पकड़ लेती है क्योंकि उसने उसके भाई के साथ ऐसा किया। वो लड़की बेफिक्र होकर जवाब देती है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है। रंजू और भी गुस्सा हो जाती है क्योंकि पिछले जन्म में उसे अपने भाई को किस करने का मौका भी नहीं मिला था। मोरोहा उस लड़की को समझाता है कि उसे अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उसके इस रवैये से महिलाओं की इज्जत कम होती है। रंजू को गुस्सा आने लगता है क्योंकि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो अपने भाई को फ्लर्टी कहती है और वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद तीनों को एक ही क्लास में डाल दिया जाता है। नए एकेडमिक साल की शुरुआत हमेशा इंट्रोडक्शन से होती है। रंजू अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए आगे आती है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि वो एक सेवियर बनेगी और बाकी स्टूडेंट से उसे फॉलो करने के लिए कहती है। यकीनन कोई भी उसे फॉलो नहीं करता क्योंकि वे उसे जानते ही नहीं थे। अपनी बहन की इस अजीब सिचुएशन को देखकर मोरोहा खड़ा होकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और टीचर से आगे बढ़ने के लिए कहता है। इसके बाद टीचर उर्शिबारा को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं। टीचर उसे बार बार बुलाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद पूरी क्लास को पता चलता है कि वो सो रही थी। पहले दिन की क्लास खत्म होने के बाद सभी अगली क्लास के लिए कपड़े बदलते हैं। रंजू इस बार कसम खाती है कि वो अपने भाई को वैसे ही अट्रैक्ट करेगी जैसा उसने पिछले जन्म में किया था। वह मोरोहा को ढूंढने के लिए भागती है। वो क्लास के बाद अपने भाई के साथ डेट पर जाना चाहती है, लेकिन मोरोहा पहले से ही एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का प्लान बना चुका था। ये सुनकर रंजू हैरान हो जाती है और उसे बताती है कि इस एकेडमी में स्टूडेंट्स को काम करने की इजाजत नहीं है। दोनों एक बैरियर से होकर गुजरते हैं, जिसके बारे में उरुशी कहता है कि ये स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस करने की जगह है। यहाँ लगी चोट बाहर जाने पर नहीं रहती। तीनों क्लास के साथ एरिना में इकट्ठे होते हैं। यहाँ उनके टीचर बताते हैं कि सेवियर्स 2 तरह के होते हैं, पहले जो लाइट मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे जो डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद टीचर सभी को लाइट मैजिक का इस्तेमाल करके दिखाते हैं। वो बताते हैं कि उनके चारों तरफ जो एनर्जी है उसे प्लाना कहते हैं और ये लाइट मैजिक की एनर्जी है। टीचर बताते हैं कि लाइट मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए सभी को अपने पिछले जन्म की यादों को जगाने के लिए अपनी छठी इंद्री का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद सभी बंदरों की तरह चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाता। वहीं रंजू को सिर्फ थोड़ा ध्यान लगाने से ही प्लाना मिल जाती है और उसकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो एक लड़की को आसानी से उठा लेती है। मोरोहा भी कामयाब हो जाता है। क्लास में बहुत से लोग कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास दिमाग नहीं था। प्रैक्टिस करने के बजाय वे चाहते थे कि कोई मॉन्स्टर आए ताकि वे तबाही मचा सकें और एक हीरो की तरह सामने आ सकें। ये सुनकर रंजू को गुस्सा आता है और वो उन पर चिल्लाने लगती है कि वे सेवियर का नाम खराब कर रहे हैं। उनमें से एक भी कम नहीं था क्योंकि वो डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था। टीचर की परमिशन मिलने पर वे दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। रंजू अपनी आईडी कार्ड से एक तलवार बनाती है, जबकि दूसरा लड़का कुल्हाड़ी।
उरुशी के अनुसार ये एक सैनिक का आईडी कार्ड है जिसमें प्लाना डालने पर ये उसके पूर्वज के हथियार में बदल जाता है। लड़ाई तब शुरू होती है जब रंजू लगातार वार करती है, लेकिन दूसरा लड़का सिर्फ एक ही वार में उसकी तलवार छीन लेता है। जब वो अपनी तलवार वापस लेने की कोशिश करती है तो वो लड़का कुल्हाड़ी चलाता है, जिससे रंजू के कपड़े फट जाते हैं। मोरोहा तुरंत रंजू को कपड़े से ढक लेता है, जबकि वो लड़का लगातार ताने मारता रहता है, कमजोर हो तो दिखावा मत करो, और हंसता है। ये अपमान रंजू के लिए बहुत ज्यादा होता है और वो वहां से चली जाती है। मोरोहा जल्दी से उसका पीछा करता है। वे दोनों एक कॉफी शॉप पर रुकते हैं, जहां मोरोहा अपनी बहन को दिलासा देता है, भले ही उसे नहीं पता था कि सेवियर की भूमिका रंजू के लिए इतनी जरूरी क्यों थी। यहाँ रंजू अपने भाई को बताती है कि जिस शहर में वो रहती थी वहां लगातार मॉन्स्टर्स के हमले होते रहते थे। इस वजह से उसे कई बार वहां से जाना पड़ा और उसके ज्यादा दोस्त नहीं बन पाए, लेकिन उसने कभी अकेला महसूस नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि एक दिन वो अपने भाई से फिर मिलेगी। जब उसे पता चला कि वो एक सेवियर है तो मोरोहा से मिलने की उसकी इच्छा और भी बढ़ गई और आखिरकार वो उससे मिल पाई। रंजू ये भी बताती है कि उसके लिए सेवियर की भूमिका इतनी जरूरी नहीं थी, वो बस मोरोहा को इम्प्रेस करना चाहती थी और उसकी तारीफ पाना चाहती थी। जैसे जैसे वो बताती जाती है, रंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि वो इतनी मजबूत नहीं थी कि उसका मजाक ना उड़े। रंजू चाहती है कि मोरोहा उसे सजा दे, क्योंकि वो बहुत कमजोर थी। जब सब कुछ बहुत भावुक हो रहा था तभी उरुशी वहां आकर उनके जज्बातों का मजाक उड़ाती है। रंजू गुस्सा होकर उसे वहां से जाने के लिए कहती है। उरुशी उसकी बात नहीं सुनती और मोरोहा को अपनी बाहों में भर लेती है और पूछती है, क्या ऐसा करने से महिलाओं की इज्जत कम होती है? रंजू इस बात से बहुत नाराज होती है कि उरुशी उसे नजरअंदाज कर रही है। वो अपने भाई को वहां से खींच कर ले जाती है और कॉफी शॉप में लड़ाई शुरू हो जाती है। उरुशी अपने शरीर से मोरोहा का सिर इस तरह से जकड़ लेती है कि रंजू उसे खींच नहीं पाती। जब वो उसे बाहर निकालती है तो वो अपने भाई का सिर अपने सीने में दबा लेती है, लेकिन नरम महसूस होने के बजाय उसे बहुत दर्द होता है। इस बात से बहुत दुखी होकर रंजू अपने भाई को कोसती है और कॉफी शॉप से भाग जाती है। मोरोहा उसे जाता हुआ देखता है और उरुशी का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसने उसकी बहन को दुख से बाहर निकलने में और आगे बढ़ने में मदद की थी। उरुशी कहती है कि उसने ये मुफ्त में नहीं किया। वो कहती है कि मोरोहा के लिए अभी सच जानना सही समय नहीं है और वहां से चली जाती है। उसी शाम मोरोहा उस लड़के को लड़ाई के लिए बुलाता है जिसने उसकी बहन को अपमानित किया था। वो कहता है कि उसे उसकी बहन से माफी मांगनी चाहिए। बेशक वो ऐसा क्यों करता जबकि वो उससे ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि मोरोहा अभी तक प्लाना का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसे अपने लिए एक हथियार चुनना पड़ा, लेकिन जब वो हथियार ढूंढ रहा था तो दूसरे लड़के ने उस पर हमला कर दिया, जिससे मोरोहा बहुत दूर जाकर गिरता है। वो लड़का फिर से पीछे से हमला करता है और उसे एक बार फिर दूर फेंक देता है। खबर सुनकर रंजू वहां दौड़कर आती है। ये देखकर वो लड़का फिर से उसका मजाक उड़ाने लगता है। मोरोहा हमला करने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन जब वो उसके एक हमले को रोकता है तो उसकी तलवार टूट जाती है। फिर भी मोरोहा आगे बढ़ता रहता है। हालांकि वो दर्जनों बार गिरा और दूर फेंका गया, लेकिन वो फिर भी उठता रहा। एक पल मोरोहा की तलवार दूर चली जाती है और वो लड़का उसे कुचल देता है। उस पल उसे अपने पूर्वज की सारी बातें याद आ जाती हैं। हालांकि ये काफी अजीब था, लेकिन इससे उसे सब कुछ याद करने में मदद मिलती है। उन यादों के साथ और ठीक उसी समय जब उस लड़के ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, मोरोहा प्लाना को एक्टिवेट करता है और अपने हथियार के तौर पर सीक्रेट सॉर्ड को बुलाता है। वो उस वार को रोकता है जिससे कुल्हाड़ी टूट जाती है और फिर वो कुछ ऐसा कहता है जिससे वो लड़का नीचे गिर जाता है। लड़ाई खत्म हो जाती है और मोरोहा रंजू की बाहों में गिर जाता है। अपने सपने में पूर्वज मोरोहा अपनी बहन से वादा करता है कि वो जीतकर वापस आएगा। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और जब वो उठता है तो वो देखता है कि एक छोटी लड़की उसे किस कर रही है। किस करने के बाद वो नीचे उतरती है और प्रिंसिपल के पास दौड़कर जाती है। मोरोहा को बताती है कि उसने बस उसे माना ट्रांसफर की थी। फिर भी वो बहुत शर्मीली थी। ये जानने के लिए कि रंजू ने उस लड़की को ऐसा क्यों करने दिया, प्रिंसिपल ने उसे डांटकर रोका। असल में प्रिंसिपल ने मोरोहा की लड़ाई पूरी देखी थी। वो जानती है कि उसने जिस मैजिक का इस्तेमाल किया वो एंशिएंट ड्रैगन मैजिक था। ऐसा माना जाता है कि सेवियर्स की जापानी शाखा के लोग इसे सबसे पुरानी युद्ध आत्मा कहते हैं। प्रिंसिपल बताती है कि ये एक रेयर केस है, लेकिन फिर भी एक ट्रांसमाइग्रेटर को 2 या 2 से ज्यादा पूर्वजों से यादें मिल सकती हैं। इसका मतलब है कि मोरोहा का सिर्फ एक ही पूर्वज नहीं था, बल्कि 2 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और इसका सबूत वो लड़ाई थी। मोरोहा ने होली सॉर्ड का इस्तेमाल किया और एच मैजिक को पढ़ा। उरुशी एक बार फिर बीच में आकर सब कुछ रोक देती है। रंजू चिढ़ जाती है कि वो हर बार तब बीच में आती है जब वो किस करने वाली होती है। ये सुनकर उरुशी उसे चिढ़ाने के लिए मोरोहा को किस करने के लिए आगे आती है। फिर दोनों लड़कियां आपस में लड़ने लगती हैं। प्रिंसिपल के साथ वाली छोटी लड़की दूर से ये सब देखती है। वो मोरोहा की किस्मत को लेडी किलर मानती है। अगले दिन रंजू खुशी खुशी अपने भाई के साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स बदलती है। वो बहुत एक्साइटेड थी
क्योंकि उसके माँ बाप के बाद उसका भाई तीसरा ऐसा इंसान था जिसका नंबर उसके पास था। ये देखकर कि उसके ज्यादा दोस्त नहीं है, उरुशी भी उसके साथ नंबर एक्सचेंज करती है, लेकिन नंबर मिलते ही वो गलती से रंजू का नंबर डिलीट कर देती है, जिससे रंजू को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये जानबूझकर किया गया था। जब दोनों के बीच बहस चल रही थी तभी बाहर से एक सीनियर मोरोहा को बुलाने के लिए आता है। वो उरुशी को भी साथ चलने के लिए कहता है। वो सीनियर दो वजह से मोरोहा से मिलने आया था। पहली, वो अपने भाई के अक्खड़पन के लिए माफी मांगता है। दूसरी, वो प्रिंसिपल की तरफ से मोरोहा को बताता है कि वो उस लड़ाई के बाद रैंक सी पर पहुंच गया है। इस रैंक पर पहुंचने का फायदा यह है कि उसे स्कॉलरशिप के तौर पर सैलरी मिलेगी और ग्रेजुएशन के बाद उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। लेकिन कोई भी फायदा मुफ्त में नहीं मिलता। मोरोहा पूछता है कि क्या इसका कोई नुकसान भी है। वो सीनियर उसकी तारीफ करता है और बताता है कि रैंक सी पर पहुंचने के बाद मोरोहा उसके स्ट्राइकर्स में से एक बन जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि वो एक ऐसी टीम का हिस्सा होगा जो सुपर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बनी है। उसे महीने में 1 या 2 बार लड़ाई के लिए जाना होगा और हाँ, मौत से बचा नहीं जा सकता। मोरोहा सैलरी और स्कॉलरशिप के बारे में पूछता है और जब वो सीनियर उसे बताता है तो वो तुरंत ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देता है। उरुशी भी ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन उसका भाई जिन उसे सिर्फ रिजर्व टीम में रखेगा। ये सब छुपकर सुन रही रंजू भी ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन जिन के पास उसकी ताकत को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं थी। उसे लगता है कि वो रिजर्व टीम में शामिल होने के लिए भी इतनी ताकतवर नहीं है, इसलिए वो उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद रंजू भी दुखी होकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जिन मोरोहा और उरुशी को स्ट्राइकर्स टीम से मिलवाने के लिए लाता है। ये सभी टैलेंटेड लोग थे और शपथ लेने के बाद पूरी टीम प्रैक्टिस करने लगती है। प्रैक्टिस से पहले मोरोहा और उरुशी को उनकी ताकत देखने को मिलती है। पता चलता है कि जिनकी जनरेशन गोल्डन जनरेशन है। इन लोगों ने बहुत से मॉन्स्टर्स को मारा है और ये जापान की बाकी एकेडमी से बेहतर हैं। उनमें से ज्यादातर लोग रैंक बी से ऊपर थे। मोरोहा को चिंता होने लगती है कि क्या वो इन लोगों का मुकाबला कर पाएगा। प्रैक्टिस खत्म होते होते शाम हो गई थी। सब चले जाते हैं और मोरोहा, जिसे उसके सीनियर्स ने बहुत थकाया था, थक कर घर जा रहा होता है। वो हैरान होता है कि इतना लेट होने के बाद भी रंजू उसका इंतजार कर रही थी ताकि वे साथ जा सकें। वो उसे एक नए खुले बेकरी में चलने के लिए कहती है। मोरोहा कुछ कह पाता उससे पहले ही उरुशी उसकी तरफ से जवाब देती है। वो कहती है कि उन्हें प्रैक्टिस के लिए आराम करने की जरूरत है, इसलिए वे नहीं जा सकते। वो रंजू को यह भी सलाह देती है कि उसे मोरोहा का इंतजार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे लड़ाई में बहुत बिजी रहने वाले हैं। ये सुनकर रंजू शर्मिंदा होकर भाग जाती है। ये देखकर मोरोहा को लगता है कि उरुशी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हालांकि उरुशी को लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ उन दोनों के फायदे के लिए बुरी बन रही थी। लेकिन मोरोहा को उरुशी का ये रवैया पसंद नहीं था, जैसे कि वो उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देगी। भले ही वो उसकी तारीफ करता है, लेकिन कोई भी किसी लड़की को अपने लिए सारा दोष लेते हुए नहीं देखना चाहेगा। वो बस इतना चाहता था कि वो हमेशा मुस्कुराती रहे। इतना कहकर मोरोहा रंजू को ढूंढने के लिए भागता है। वो जल्दी ही अपनी बहन के पास पहुंच जाता है। भले ही वो उसके साथ ज्यादा बाहर नहीं जा पाएगा, लेकिन मोरोहा उसे छुट्टियों पर साथ बाहर जाने का वादा करता है। रंजू खुशी खुशी हाँ कर देती है। जिस दिन उनकी छुट्टी थी, उरुशी आराम से सो रही थी कि तभी उसे रंजू का फोन आता है जो उसे शॉपिंग मॉल जाने के लिए कहती है। रंजू की आवाज सुनते ही वो फोन काट देती है। फिर भी वो वहां पहुंच जाती है। रंजू ने उरुशी को इसलिए बुलाया था क्योंकि वो अपने भाई के रैंक सी पर पहुंचने की खुशी में उसे एक गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन ये एकमात्र वजह नहीं थी। इस महीने रंजू के पास ज्यादा पॉकेट मनी नहीं थी, इसलिए वो उरुशी के साथ पैसे मिलाकर कुछ खरीदना चाहती थी। ये सुनकर उरुशी वहां से जाने लगती है। आखिरकार रंजू के मनाने पर वो मान जाती है। दोनों पूरे शॉपिंग मॉल में घूमते हैं, लेकिन दोपहर तक उन्हें कोई अच्छा गिफ्ट नहीं मिलता। थक कर वे एक पार्क में आराम करने के लिए बैठते हैं। उरुशी को भूख लगती है, इसलिए रंजू उसके लिए क्रेप लेने जाती है। बाद में अपने हाथों में 2 क्रेप लिए रंजू 2 बच्चों को साथ में क्रेप खाते हुए देखती है। इससे उसे याद आता है कि पिछले जन्म में वो और मोरोहा भी ऐसे ही साथ में खाते थे। तभी आसमान में बादल छा जाते हैं। एक मॉन्स्टर पार्क की झील से बाहर निकलता है। सब डरकर भागने लगते हैं। मॉन्स्टर की नजर एक बच्चे के रोने पर पड़ती है जो डर के मारे भाग नहीं पा रहा था। डर से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। फिर भी रंजू एक कमजोर बहन नहीं बनना चाहती थी। वो ट्रांसफॉर्म होकर मॉन्स्टर पर हमला करती है और उस बच्चे को उरुशी को दे देती है। जब वो बच्चे को सुरक्षित जगह पर ले जाती है तो उरुशी रंजू की मदद करने के लिए वापस आती है। दोनों एकेडमी के आने तक मॉन्स्टर को रोके रखना चाहते थे। रंजू उसे शॉपिंग मॉल में खींच कर ले जाती है ताकि वो वहां फंस जाए, लेकिन ये अकेला नहीं था। जमीन से 8 और सिर बाहर आते हैं और रंजू पर हमला करते हैं। शुक्र है कि उरुशी उसे खींच कर ले जाती है। इसी वजह से वह मॉन्स्टर के हमले से पत्थर की बन जाती है। अब सिर्फ रंजू अकेली बची थी। जिनकी गोल्डन जनरेशन टीम उस मॉन्स्टर के 9 सिरों वाले सांप होने की खबर सुनकर डर जाती है। कोई भी वहां लड़ने की हिम्मत नहीं करता,
जिन भी उरुशी और रंजू को मदद नहीं भेज पाता। ये सुनकर मोरोहा को याद आता है कि जब वो छोटा था तो उसके माता पिता भी मॉन्स्टर के हमले से मर गए थे और वो कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन अब समय बदल चुका था, उसके पास अब ताकत थी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। ठीक उसी समय जब वो मॉन्स्टर अपनी गंदी जीभ से उन दोनों लड़कियों को खाने वाला था, अंधेरे आसमान से मोरोहा एक रोशनी बनकर नीचे आता है और सांप का एक सिर काट देता है। वो दूसरा सिर भी काट देता है और हमला करना जारी रखता है। सिर्फ अपने सिर के साथ उरुशी जोर से मोरोहा को बुलाती है। वो कहती है कि वो नहीं हारेगा क्योंकि उसके अंदर एक और ताकत है, उसे बिना किसी झिझक के उसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर मोरोहा का दिल जोर से धड़कता है और उसके दूसरे पूर्वज की यादें उसके दिमाग में आती हैं। इसके बाद वो 4A4 शीट्स का लंबा मंत्र पढ़ता है। मंत्र बहुत लंबा था, इसलिए मोरोहा को पढ़ते समय मॉन्स्टर के हमलों से बचना पड़ा। वो मॉन्स्टर उसे निगलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सिर फट जाता है। फिर मोरोहा की तलवार में शक्ति आती है और वो आसमान को फाड़कर उस मॉन्स्टर को मार देता है। जब प्रिंसिपल वहां पहुंचती है तो वो सिर्फ मॉन्स्टर का मांस बारिश की तरह गिरते हुए देखती है। रंजू की हिम्मत की वजह से उसे स्ट्राइकर्स की रिजर्व टीम में शामिल कर लिया जाता है। वो इस बात से बहुत खुश होती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये टीम असल में अच्छी है या नहीं। लेकिन ये कैपिटलिस्ट दुनिया है, अगर पैसा है तो लोग काम करते ही हैं। मोरोहा उरुशी की ओर मुड़ता है और पूछता है कि पिछले जन्म में वे एक दूसरे के क्या थे, लेकिन वो कहती है कि अभी सही समय नहीं है। इसके बाद उन तीनों के 9 सिरों वाले सांप को हराने की खबर बाहर आती है। उरुशी अपनी कंपनी में अपने भाई से मिलने जाती है। उसका भाई उसकी तारीफ करता है और उसे ये भी पता चलता है कि वो एंशिएंट ड्रैगन मैजिक की दोस्त है। उरुशी इससे इनकार करती है और कहती है कि वो और मोरोहा बस एक दूसरे को जानते हैं। अपने भाई से बात करने के बाद उरुशी मोरोहा और रंजू के साथ खाने जाती है। उन दोनों को ये जानकर हैरानी होती है कि प्रिंसिपल ने ये खबर बाहर दे दी थी। उरुशी का अनुमान है कि वो अकेडमी की ताकत दुनिया को दिखाना चाहती थी, क्योंकि वो मॉन्स्टर ड्रैगन लेवल का खतरा था जिसे सिर्फ 6 पाथ्स लेवल के लोग ही हरा सकते हैं। सीधे शब्दों में 6 पाथ्स व्हाइट नाइट ऑर्डर के हाई रैंक वाले सैन्य अफसर होते हैं जो रैंक अप हंटर्स की तरह हैं। 6 पाथ्स को रैंक एस माना जाता है और अभी पूरी दुनिया में केवल 6 लोग रैंक एस हैं। जब तीनों आपस में बात कर रहे थे तभी उनकी नजर एक स्टाइलिश सुनहरे बालों वाले लड़के पर पड़ती है। वो अंदर आते ही एक कर्मचारी से छेड़खानी करने लगता है। रंजू उस कर्मचारी को बचाने के लिए जाती है तो वो लड़का उसे परेशान करने लगता है। उरुशी उसकी आवाज सुनकर पहचान जाती है कि वो एक अंग्रेज है। वो कहता है कि वो यहाँ आया है क्योंकि उसने सुना है कि यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। इस पर रंजू शॉप ओनर से अपने तरीके से 1 कप चाय बनाने के लिए कहती है। देखने में तो वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक घूंट पीने पर वो लड़का उसे थूक देता है क्योंकि वो बहुत कड़वी थी। वो लड़का इसे अपनी संस्कृति का अपमान मानता है और गुस्सा हो जाता है। मोरोहा अपनी बहन की इस हरकत के लिए माफी मांगता है और तुरंत कपड़ा लेने के लिए जाता है। एक पल में उसे लगता है जैसे समय रुक गया हो और वो लड़का गायब हो गया हो। अपने आसपास के माहौल को महसूस करके उसे पता चलता है कि वो बहुत तेजी से चल रहा है और फिर वो लड़का मोरोहा के पास आता है और उसे मुक्का मारता है। मोरोहा उसे रोकने की कोशिश नहीं करता और वो लड़का उसके चेहरे के पास ही रुक जाता है। वो कहता है कि मोरोहा बहुत कमजोर है और पैसे देकर चला जाता है। रंजू को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। उरुशी बताती है कि उस लड़के ने हगान का इस्तेमाल किया, जो एक सीक्रेट मैजिक है। वो 6 पाथ्स का एक वॉरियर है जो इंग्लैंड के हेडक्वार्टर का लीडर है। उसका नाम एडवर्ड है। वो यहाँ मोरोहा के बारे में सुनकर आया था। सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं बल्कि अमेरिका, चीन और बाकी देशों से भी लोग आए थे। रंजू को अपने भाई पर बहुत गर्व महसूस होता है और वो चाहती है कि मोरोहा जल्दी से 6 पाथ्स रैंक पर पहुंच जाए। लेकिन उरुशी को यह सही नहीं लगता, क्योंकि उस लेवल पर पहुंचने के बाद उन्हें एक देश का हथियार माना जाएगा और उनकी हर जगह जासूसी की जाएगी। इसके अलावा जिन मॉन्स्टर्स का उन्हें सामना करना पड़ेगा वे ड्रैगन लेवल या डिजास्टर लेवल के होंगे। हालांकि रंजू को सिर्फ इस बात की चिंता थी कि उसे मोरोहा के साथ अकेले समय नहीं मिल पाएगा। उरुशी गहरी सांस लेती है और कभी कभी रंजू की सीधी सादी सोच से जलती है, जिसका मतलब था कि वो बेवकूफ है। कपड़े बदलने के बाद तीनों एक साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं। रास्ते में वे उस लड़की से मिलते हैं जो पहले प्रिंसिपल के साथ थी। रंजू को अभी भी याद था कि उस लड़की ने मोरोहा को किस किया था, भले ही मोरोहा ने उसे समझाया था कि वो सिर्फ इलाज कर रही थी। उस लड़की ने अपना नाम माया बताया और इतनी छोटी दिखने के बावजूद उसने उन तीनों से पहले अकेडमी में दाखिला लिया था, क्योंकि वो बचपन से ही टैलेंटेड थी। उसकी बहन मारी ने उसे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था और मारी कोई और नहीं बल्कि अकेडमी की प्रिंसिपल है। उरुशी उसे जानती थी क्योंकि उसका भाई स्कूल का चेयरमैन है। उन दोनों को उसकी पोजीशन के बारे में सुनकर झटका लगता है। बाद में ट्रेनिंग ग्राउंड में टीचर ने बताया कि क्लास 5-1 और 5-2 को साथ में पढ़ेंगे। ये सुनकर स्ट्राइकर्स की टीम का एक लड़का कामी क्लास 5-1 की लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए खड़ा हो जाता है। ये दिखाने के लिए कि वो कितना कूल है, वो मोरोहा को प्रैक्टिस मैच के लिए चुनता है। इस मैच को देखने के लिए माया और एडवर्ड भी मौजूद थे। एडवर्ड, जिसने मोरोहा को आजमाया था, उसे कमजोर और आम इंसान समझता है,
नीचे लड़ाई शुरू हो गई थी। जैसे ही गेम शुरू हुआ, कामी ने हमला करने के लिए टियर 2 मैजिक का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी आग मोरोहा को नुकसान नहीं पहुंचा पाई। रंजू इस मौके का फायदा उठाती है और क्लास 5-2 के सामने अपनी तारीफ करती है। अब मोरोहा की बारी थी। वो आसानी से टियर 3 मैजिक का इस्तेमाल करता है। भले ही कामी हार मान चुका था, लेकिन वो आग सीधे उस पर चली जाती है और मैच खत्म हो जाता है। इसके बाद मोरोहा को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। वहां प्रिंसिपल नहीं थी, बल्कि सिर्फ माया उसका इंतजार कर रही थी। ये सोचकर कि प्रिंसिपल व्यस्त होंगी, मोरोहा बैठकर इंतजार करता है। माया तुरंत उसकी गोद में बैठ जाती है। इंतजार करते समय वो मोरोहा को उरुशी के परिवार के बारे में कुछ जानकारी देती है। उरुशी का परिवार बहुत ताकतवर है। उसकी दादी ने स्कूल को फंड किया था और उसका भाई चाहता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज्वाइन करे ताकि उसे और ताकत मिले। ये कहा जा सकता है कि वो अपनी बहन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। ठीक उसी समय वह उरुशी को एडवर्ड से मिलवाने की कोशिश कर रहा था और उरुशी चाहती थी कि वे सब मर जाएं। उस बातचीत के बाद वह स्कूल के ग्राउंड में सो रहे मोरोहा को ढूंढने के लिए जाती। वो मोरोहा को देखती है और उसे पूरी तरह से उस पूर्वज की तरह पाती है। वो पूर्वज वो था जिसके पास पूरे राज्य को जमा देने की शक्ति थी, और उरुशी का पूर्वज, जिसे द विच ऑफ हेल के नाम से जाना जाता था, उसका पीछा करता था। मोरोहा उरुशी को अपने पास लेटा हुआ देखकर चौंक जाता है। वो गलती से उसके सीने को छूने के लिए माफी मांगता है। इसके बाद मोरोहा उससे ये पुष्टि करने के लिए कहता है कि क्या वो सच में द विच ऑफ हेल है, लेकिन उरुशी कुछ भी बताने से मना कर देती है। वो उसे सीधे आंखों में देखता है, ये देखने के लिए कि क्या वो झूठ बोल रही है। उरुशी सोचती है कि वो उसे किस करना चाहता है और उसके करीब आती है। ठीक उसी समय रांझू वहां आ जाती है। जैसे ही वे किस करने वाले थे, वो अपने भाई पर हमला कर देती है। एडवर्ड के लिए उसका नौकर बताता है कि उरुशी का भाई बहुत नाराज था क्योंकि उसने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया था। मोरोहा की ताकत की अभी और जांच की जानी थी। एक रेड लाइट पर रुकते ही एडवर्ड अपने नौकर को उस आदमी को मारने का आदेश देता है। वो लड़की गंभीर होकर आदेश को स्वीकार करती है। उसी शाम उरुशी अपने घर पर कुछ तैयारी कर रही थी। एक नौकर उसे खाने की मेज पर बुलाता है जहां उसका भाई इंतजार कर रहा था। जब वो बाहर आती है तो वो मोरोहा को देखकर हैरान हो जाती है। वो जानती थी कि ये उसके भाई की चाल थी। वे दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि वे बहुत अच्छे लग रहे हैं। खाने के दौरान उरुशी का भाई लगातार उसे मोरोहा के साथ फिक्स करने की कोशिश करता है। वो मोरोहा से पूछता है कि क्या वो 6 पाथ्स रैंक पर पहुंचना चाहता है। जब वो कुछ नहीं समझ पाता तो उरुशी समझाती है कि इसके लिए किसी को अकेले ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर को हराना होगा। वो आगे बताता है कि 9 सिरों वाले सांप को 3 लोगों ने हराया था, इसलिए मोरोहा इस शर्त को पूरा नहीं कर सका। हालांकि अगर वो हाँ कर देता है तो वो दोनों दूसरे लोगों को ये मानने के लिए मजबूर करेगा कि उसने अकेले ही मॉन्स्टर को हराया था। चूंकि किसी भी कैमरे में रिकॉर्डिंग नहीं थी तो कोई भी बहस नहीं कर पाएगा। वह मोरोहा के परिवार के बारे में भी जानकारी निकाल लेता है। मोरोहा ने क्या जवाब दिया ये साफ नहीं है, लेकिन उस रात वो उरुशी के घर पर रुका था। वह उसके कमरे में जाता है। मोरोहा वहां ठंड महसूस कर सकता था। उरुशी को भी ऐसा लगता है क्योंकि उसके परिवार में किसी को भी अपनी पसंद रखने की इजाजत नहीं थी। अगर उसे कुछ पसंद है तो वो है नींद, क्योंकि सपनों में ही उसे खुशी मिलती थी। पिछले जन्म में उरुशी के पूर्वज को जेल में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और जल्द ही वो मोरोहा के पूर्वज से मिली, जिसे एक एनर्जी के तौर पर जेल में रखा गया था। धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आए। ठंड की हवा उरुशी को वापस हकीकत में उसके कमरे में ले आती है। मोरोहा उसे बाहर जाकर ताज़ी हवा लेने के लिए कहता है। वे दोनों मिलकर रात में शहर का नज़ारा देखते हैं। उरुशी धीरे से मोरोहा की बाहों में आ जाती है और कहती है कि बहुत ठंड है, जिससे मोरोहा को अपने पूर्वज की याद आती है। वो उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। घर जाने का समय हो गया था और बटलर मोरोहा को घर छोड़ रहा था। शीशे में देखते हुए उसे एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो किसी भी मासूम को इस लड़ाई में नहीं लाना चाहता था, इसलिए वो बटलर से पास के एक पार्क में रुकने के लिए कहता है। जाने से पहले बटलर उसे उरुशी के भाई की तरफ से एक गिफ्ट देता है। वो बेहतरीन बीफ था, जिससे मोरोहा बहुत खुश होता है। पार्क में जाते हुए वो पीछा करने वाले को सामने आने के लिए कहता है। बिना कुछ कहे वो आदमी अपना हथियार निकालता है और हमला करता है। मोरोहा तेजी से हमले से बचता है, जिससे उसका सारा खाना खराब हो जाता है। गुस्से में कि उसका खाना बर्बाद हो गया, वो अपना हथियार निकालता है और पलटकर हमला करता है। जैसे ही हथियार टकराते हैं, मोरोहा को पता चलता है कि ये आदमी एक लड़की है, क्योंकि उसने गलती से उसके बहुत बड़े स्तनों को छू लिया था। वो लड़की गुस्से में कहती है कि वो उसे मार डालेगी और फिर वो अपने हथियार को 2 डैगर्स में तोड़ देती है और मोरोहा की तरफ 2 सीधे वार करती है। एक पल में उसके दिमाग में उसके पूर्वज का एक मंत्र आता है। मोरोहा तुरंत पलटवार करता है, जिससे हमलावर को चोट लगती है, उसके कपड़े फट जाते हैं और वो भाग जाती है। मोरोहा अभी भी हैरान था, इसलिए उसने उसका पीछा नहीं किया। और जैसा कि उसने सोचा था, जिस शख्स ने उस हत्यारे को काम पर रखा था वो एडवर्ड था।
उसने अपने नौकर का इस्तेमाल एक बार फिर मोरोहा को परखने के लिए किया था। इस नतीजे के बावजूद उसने उसकी ताकत को नहीं माना। इसके बाद एडवर्ड उरुशी के भाई को फोन करता है और उसे बताता है कि वो मोरोहा को एसोसिएशन में 6 पाथ्स रैंक के लिए रेकमेंड नहीं करेगा, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। कुछ दिनों बाद एक दिन जब मोरोहा स्कूल से वापस आता है तो वो देखता है कि माया अपने कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। वह लड़की खुशी से बताती है कि वो मोरोहा की नई रूममेट होगी। वह तो यहाँ तक कह देती है कि वो बिस्तर पर लेट गई है और वो जो चाहे कर सकता है। जेल जाने के डर से मोरोहा माया को जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बताती है कि ये प्रिंसिपल का फैसला था, इसलिए मोरोहा कुछ नहीं कहता। उस रात वे दोनों साथ सोते हैं और मोरोहा सोचता है कि क्या पुलिस उसे पकड़ने आएगी। जब से एडवर्ड ने उरुशी के भाई को बुरी तरह से मना किया था, उसने उरुशी को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया। वह उसे पढ़ने के लिए यूके के हेडक्वार्टर्स भेज देता है। भले ही वो मना करती है, लेकिन वो अपने परिवार की इज्जत का बहाना बनाकर उसे जाने के लिए मजबूर करता है। दुखी मन से उरुशी स्कूल जाती है। उसे नहीं पता था कि इस सिचुएशन का सामना कैसे करना है। जब वो मोरोहा और रंजू से मिलती है तो वो थोड़ा बेहतर महसूस करती है। उरुशी को देखते ही रंजू उसे बताती है कि मोरोहा माया के साथ एक ही कमरे में रहता है। ये सुनकर उरुशी मोरोहा से सब कुछ साफ साफ बताने के लिए कहती है। चारों एक साथ बैठकर दोपहर का खाना खाते हैं। रंजू बच्चों की तरह बर्ताव करती है और छोटी लड़की के साथ अपने खाने की तुलना करने लगती है। हर कोई फास्ट फूड खाता है, जबकि रंजू अपना खाना बहुत अच्छे से तैयार करके लाई थी। वो मोरोहा को पिछले जन्म की याद दिलाती है कि वो उसे अपने हाथ से खिलाता था। लाचार होकर मोरोहा भी वैसा ही करता है ताकि उसकी बहन नाराज ना हो। शाम तक चारों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। उरुशी उन तीनों को उदास आंखों से देखती है। घर आकर वो रंजू से अपनी जलन जाहिर करती है, क्योंकि रंजू को मोरोहा को भाई कहने का हक था और मोरोहा भी उसे बहुत लाड़ प्यार करता था, जबकि वो इसके लिए तरसती थी। उरुशी घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। अगले दिन स्कूल के बाद रंजू हाँफते हुए मोरोहा को ढूंढने के लिए दौड़ती है। वो बताती है कि उसने प्रिंसिपल से रूममेट बनने की परमिशन मांगी थी, लेकिन मना कर दिया गया। रंजू मोरोहा के साथ माया के साथ रहने पर गुस्सा जाहिर करती है। इतना कहकर वो उरुशी की डेस्क की तरफ मुड़ती है और हैरान होती है कि वो स्कूल नहीं आई थी। तभी माया वहां दौड़ती हुई आती है। उसी शाम उरुशी यूके जाकर पढ़ने के लिए हाँ कर देती है और एडवर्ड के साथ रात का खाना खाती है। तभी प्रिंसिपल का फोन आता है, जिससे उनकी बातचीत रुक जाती है। उरुशी फोन उठाने जाती है और देखती है कि मोरोहा उसे फोन कर रहा था। वो उसे सच नहीं बताती और कहती है कि उसे सर्दी हो गई है। मोरोहा जानता था कि ये सच नहीं है। उसने कहा कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसके घर में घुस जाएगा। और फिर उरुशी ने बताया कि वो यूके पढ़ने जा रही है। भले ही मोरोहा थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने कहा कि अगर ये उसका फैसला है तो वो उसका साथ देगा। दोनों के बीच थोड़ी देर तक खामोशी रही। मोरोहा ने उससे पूछा कि क्या वो सच में ऐसा चाहती है। उसने कहा कि अगर उसने बस इतना कहा कि वो नहीं जाना चाहती तो वो उसकी मदद करेगा। उरुशी रोने लगी और उसे अपने पिछले जन्म की याद आई, जब उसे एक गुलाम का निशान दिया गया था। उसकी किस्मत उसके परिवार से बंधी हुई थी। ये सुनकर मोरोहा गुस्से से भर गया। उसने कहा कि कोई वजह नहीं है कि एक इंसान के पिछले जन्म का दुख दूसरे जन्म में भी उसके साथ रहे। मोरोहा की जोरदार आवाज सुनकर उरुशी थोड़ी खुश हुई, क्योंकि पिछले जन्म और इस जन्म में वो नहीं बदला था। उसने उसे ये कहकर शांत किया कि वो ठीक रहेगी और फोन काट दिया। खाने पर वापस लौटकर जब उसका भाई एडवर्ड से बात कर रहा था तो मोरोहा ने खिड़की तोड़कर उरुशी को ढूंढने के लिए अंदर छलांग लगा दी। एडवर्ड ने कहा कि वो गैर कानूनी तरीके से घर में घुस रहा है, लेकिन मोरोहा ने कहा कि जब वो पहले ही यहाँ आ गया है तो उसे इसकी परवाह नहीं है। उसने एडवर्ड को भी कहा कि वो अपना अहंकार कम करे, वरना ये उसे नीचे गिरा देगा। मोरोहा ने यह भी कहा कि उसने अकेले ही 9 सिरों वाले सांप को मारा था और वो 6 पाथ्स रैंक के लिए योग्य है। उरुशी ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि ऐसा करने से वो अपनी आज़ादी खो देगा, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो उसकी आज़ादी के लिए कुछ भी करेगा। उरुशी के गालों पर आंसू आ रहे थे, क्योंकि मोरोहा ने उससे अपने दिल की बात बताने को कहा था, वरना वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा। आखिरकार उसने कहा कि वो पढ़ना नहीं चाहती और मोरोहा से दूर नहीं जाना चाहती। पिछले, इस और आने वाले सभी जन्मों में उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए मोरोहा ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसे भागने के लिए कहा। उरुशी ने खुद को मोरोहा के हवाले कर दिया, उन सभी बेड़ियों को तोड़कर जो उसे इतने समय से बांधे हुए थी। मोरोहा उसे उठाता है और भाग जाता है। नीचे माया और रंजू उन्हें लेने के लिए अपनी सुपर कार के साथ तैयार थीं। उरुशी का भाई एडवर्ड से मदद करने के लिए कहता है। माया अपनी सुपर कार को तेजी से चलाती है। जंगल के अंदर से एक चेन बाहर आती है और कार पर हमला करती है, जिससे उसका कंट्रोल बिगड़ जाता है। घबराहट में मोरोहा एक चेन बनाने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसे सड़क पर टिका देता है, जिससे कार गोल गोल घूमने लगती है। कार थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। एडवर्ड की नौकरानी फिर से सामने आती है। प्लाना को महसूस करके मोरोहा को पता चलता है कि वो वही हत्यारी है जो पहले आई थी।
एडवर्ड भी तुरंत वहां आता है। वो अपनी नौकरानी से रंजू के ग्रुप से लड़ने के लिए कहता है, जबकि वो मोरोहा की ताकत को एक बार फिर परखना चाहता था। अपने मिलिट्री कार्ड का इस्तेमाल करके तीनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। मोरोहा एडवर्ड को पास की नदी में खींचकर ले जाता है ताकि वे आसानी से लड़ सकें। उसका हथियार एक तलवार थी। मोरोहा ने तुरंत टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके उस पर हमला किया। एडवर्ड ने अपनी नंगी हथेलियों से तलवार को धीरे से रोका और मोरोहा पर वार कर दिया। दोनों नदी पर एक दूसरे का पीछा करते रहे। मोरोहा भागते हुए एडवर्ड पर मैजिक से हमला करता है। अजीब बात यह थी कि उसके हमले एडवर्ड के पास पहुंचते ही खत्म हो जाते थे। वो बताता है कि ये वही तकनीक थी जिसका उसने पहले इस्तेमाल किया था। वो अपने प्लाना को एक जगह पर केंद्रित करता है जिससे वो बिना हथियार के हमलों को रोक सकता है। वो इसका इस्तेमाल समय को रोकने या कुछ सेकंड के लिए अमर होने के लिए भी कर सकता था। एडवर्ड को हराना मुश्किल था, इसलिए मोरोहा ने आग के मैजिक से हमला करने का फैसला किया। जब वो मंत्र पढ़ रहा था, एडवर्ड ने समय को रोक दिया, उसके पास गया और उसे मारा, जिससे वो 3 मीटर दूर जंगल में जा गिरा। दूसरी तरफ रंजू ने अपने भाई की तरह ही हमला करना शुरू कर दिया था। हालांकि वो मोरोहा की तरह सिर्फ ज्यादा उत्साहित थी, उसके पास ताकत नहीं थी। वो लड़की आसानी से रंजू को दूर फेंक देती है। इससे पहले कि वो उस पर फिर से हमला कर पाती, उरुशी उसे बचाने के लिए आती है। माया मोरोहा को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। जब वो उसे देखती है तो वो एक बैरियर बनाती है, जैसा कि एकेडमी में था, ताकि मोरोहा पूरी ताकत से लड़ सके। अब वो सुरक्षित महसूस कर रहा था। मोरोहा ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और एडवर्ड उसके पास आया। मोरोहा ने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और एडवर्ड के पीछे जाकर उसकी तलवार को तोड़ दिया। मोरोहा उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन एडवर्ड ने अपना दूसरा कार्ड इस्तेमाल करके एक आर्मर को बुलाया। लड़ाई अगले लेवल पर पहुंच गई। वे दोनों पहाड़ की चोटी पर चले गए और लड़ने लगे। उनकी लड़ाई से इतने झटके लगे कि रंजू को लड़ाई रोककर उसे देखना पड़ा। एडवर्ड को अपने अजय आर्मर पर बहुत गर्व था। मोरोहा हार नहीं मानता। वो तेजी से हमला करता है, जिससे एडवर्ड के मास्क का आधा हिस्सा टूट जाता है। फिर भी मोरोहा उस पर हावी नहीं हो पा रहा था। उसे एक और तरीका ढूंढना था। मोरोहा के दिमाग में उरुशी का नाम आता है। उसके पूर्वज ने हजारों देशों को मिटा दिया था, लाखों लोगों को मार दिया था, लेकिन ये उन लोगों की संख्या की तुलना में कुछ भी नहीं था जिन्हें उसने बचाया था। उन लोगों में उरुशी का पूर्वज भी शामिल था। उसने वादा किया था कि वो मोरोहा के साथ जाएगी, उसके साथ रहेगी और अपनी पूरी जिंदगी उसे देगी। इन यादों के साथ मोरोहा आसमान में उड़ता है और टियर 8 आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है। उसकी आवाज पूरे आसमान में गूंजती है। एडवर्ड अब नहीं लड़ता, वो स्थिर खड़ा रहता है और अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है। उसे बहुत समय बाद ऐसा महसूस हुआ था। जब मोरोहा ने मंत्र पढ़ना बंद किया तो वो फॉरबिडन स्पेल पूरा हो गया था। एक आइस ड्रैगन एडवर्ड पर हमला करता है, उसे और पूरे पहाड़ को जमा देता है। लड़ाई के बाद रात हो चुकी थी। रंजू ये देखकर हैरान होती है कि मोरोहा ने एडवर्ड को खत्म नहीं किया, बल्कि सिर्फ उसे जमा दिया। मोरोहा कहता है कि उसे मारना बहुत आसान होता, इसलिए वो एक और तरीका ढूंढेगा। वे बात कर ही रहे थे कि तभी एडवर्ड वहां आ जाता है। वह मोरोहा की ताकत को मानता है और कहता है कि उरुशी अब पढ़ने के लिए नहीं जाएगी। वह मोरोहा से पूछता है कि उसने कॉफी शॉप में उसके हमले से बचने की कोशिश क्यों नहीं की। मोरोहा कहता है कि उस समय उसने उसे अपना दुश्मन नहीं समझा था। एडवर्ड बहुत खुश होता है और कहता है कि वो उसे 6 पाथ्स रैंक के लिए रेकमेंड करेगा। उस रात आइस विच और हेल विच दोनों को एक दूसरे की सारी यादें वापस मिल जाती हैं। मोरोहा द्वारा एडवर्ड को हराए जाने के ठीक 1 महीने बाद गर्मियां आ गई थीं और अकेडमी में छुट्टियां चल रही थीं। जिन सभी को बताता है कि गर्मी का कैंप अकेडमी के पास के एक छोटे द्वीप पर होगा और सभी को वहां जाने की तैयारी करने के लिए कहता है। जब वो बोल रहा था तभी एक सीनियर लड़की टोकिको मोरोहा की कमर को छूती है और उसे ट्रेनिंग के बाद स्विमसूट खरीदने के लिए चलने को कहती है। जिन सभी को चुप रहने के लिए कहता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। तुरंत बाद रंजू स्विमसूट खरीदने के लिए मॉल में दौड़ती है। वहीं दूसरी तरफ उरुशी मोरोहा के 6 पाथ्स रैंक के लिए चुने जाने की खबर सुनकर अपने भाई को 180 डिग्री बदलते हुए देखती है, जो अब उन्हें एक दूसरे से जोड़ रहा था। इस बीच मोरोहा अपनी सीनियर टोकिको से किए वादे के मुताबिक कपड़ों की दुकान पर जाता है। अंदर वह एक और सीनियर लड़की मोमो को कपड़े खरीदते हुए देखता है। जब वो उसे कंफ्यूज्ड देखता है तो मोरोहा उसकी मदद करता है। वो लड़की शर्मा जाती है और भागने लगती है, लेकिन मोरोहा उसे एक्सेलरेट करके पकड़ लेता है और उसे सलाह देता है। दोनों इधर उधर भागते हैं और मोरोहा उसे चेंजिंग रूम में ले जाता है और उसे शुभकामनाएं देता है। जब सब तैयार हो जाते हैं तो वे स्कूल के मैदान में इकट्ठा होते हैं ताकि प्रिंसिपल मारी उन्हें तुरंत वहां पहुंचाने के लिए टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकें। जल्द ही वे समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। हर कोई जल्दी से कपड़े बदलता है और तैरने लगता है। ये हॉट सीन मैं आप लोगों के लिए देख लूंगा। प्रैक्टिस के दौरान मोरोहा को एडवर्ड का फोन आता है। वह उसे बताता है कि उसे 6 पाथ्स रैंक के लिए रेकमेंड करने की बात में दूसरे देशों ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन रूस विरोध कर रहा था। ये सुनकर माया भी डर जाती है, क्योंकि रूस में रैंक एस का एक बहुत ही खतरनाक इंसान रहता था।
इसके बाद सभी प्रैक्टिस करना जारी रखते हैं। माया अपनी बहन को उनकी मौज मस्ती के बारे में बताती रहती है, जैसे नारियल तोड़ना और कुछ डरे का सामना करना, खास तौर पर जब रंजू और मोरोहा रात में अकेले जाते हैं। रंजू अपने भाई से उसे अकेले ट्रेन करने के लिए कहती है ताकि वो जल्दी मजबूत बन सके। वो नहीं चाहती थी कि वो पिछले जन्म की तरह मोरोहा को धीमा करे। मोरोहा उससे कहती है कि वो इतनी जल्दी न करे। रंजू अपने भाई से लिपट जाती है। थोड़ी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। मोरोहा को याद आता है कि पिछले जन्म में वो हमेशा लड़ाई में भागता रहता था और रंजू को पीछे छोड़ देता था। वो जानता था कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन लड़े। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो कमज़ोर थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसकी ताकत बहुत ज़्यादा थी। अगर उसे लड़ाई के मैदान में जाना पड़ा तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वो चाहता था कि उसकी बहन धीरे धीरे आगे बढ़े। रंजू अपने भाई की बात मान जाती है, लेकिन वो उससे पूछती है कि क्या वे अगले सेशन में एक दूसरे के पार्टनर बन सकते हैं। वो हाँ कह देता है, अगर वो उसका साथ दे पाई तो। अगले दिन प्रिंसिपल मारी जापान के ब्रांच हेड एंडो से मिलती है। वे दोनों कुछ काम के लिए लंदन जाने की तैयारी कर रहे थे। मारी जानना चाहती थी कि क्या एंडो की अनुपस्थिति में देश भर के वॉरियर्स को टोक्यो बुलाया जाएगा। वो हाँ कहता है, सिर्फ मोरोहा के ग्रुप को छोड़कर, जिसे नहीं बुलाया जाएगा। गर्मी के कैंप का ग्रुप प्रैक्टिस के बाद बारबेक्यू का मजा ले रहा था। वे इस बारे में बात करते हैं कि सिक्स पैथ्स काउंसिल अभी भी मोरोहा को रैंक अप करने का विरोध कर रहा है और लगता है कि उसे मंजूरी नहीं मिलेगी। फिर भी जिन सभी को प्रैक्टिस पर ध्यान देने के लिए कहता है, उन्हें लोगों की हिफाजत करने के लिए मजबूत होने की जरूरत थी। रात में भी मोरोहा और रंजू साथ में प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस के दौरान उसे लगा कि समुद्र में कुछ है, लेकिन उसे लगा कि ये उसका भ्रम है, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया और समर कैंप खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। रात में पूरी टीम आतिशबाजी करके मस्ती कर रही थी। हर कोई बहुत उत्साहित था। कामी फिर से मोरोहा से और आतिशबाजी लाने के लिए कहता है। जब वो जा रहा था तो उसकी मुलाकात उरुशी से हुई, जो अभी अभी तैयार होकर सबसे मिलने आ रही थी। उसे उसके भाई ने ये कपड़े पहनने के लिए कहा था, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लगा। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड थी, इसलिए मोरोहा जाने की कोशिश कर रहा था, पर उरुशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत टाइम बाद उन दोनों को अकेले टाइम मिला था, तो उसने मोरोहा को हिंट दिया और कहा कि उसने इस युक्ता के नीचे कुछ नहीं पहना है। मोरोहा को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने उसे वॉक पर चलने के लिए कहा। दोनों सीशोर पर बैठे थे। मोरोहा ने सॉरी कहा कि वो उसे टाइम नहीं दे पाया, पर उरुशी ने कहा कि ये ठीक है। उसे बीच पर आना जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा लगा। मोरोहा भी अग्री हुआ और उसने कहा कि जब भी मौका मिलेगा वो अपनी आंटी और अंकल को यहाँ लेकर आएगा, जिन्होंने उसके मम्मी पापा की डेथ के बाद उसे पाला था। ये सुनकर उरुशी ने कहा कि वो उनके परिवार से मिलना चाहती है। फिर वो उसके पास झुक गई और दोनों ने साथ में फायरवर्क्स देखे। इस शांत माहौल के बिल्कुल उल्टा मोरोहा की एक मीटिंग चल रही थी जो बहुत टेंस थी। एडवर्ड ने, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव था, उसे सिक्स पाथ्स के तौर पर प्रमोट करने का सजेशन दिया। रशिया ने सबसे पहले इसका अपोज किया, उसके बाद फ्रांस भी उसके साथ हो गया। जापान ने एडवर्ड का सपोर्ट किया और मोरोहा को प्रमोट करने के लिए अग्री हुआ। चाइना भी अग्री था। अब डिसीजन उस लड़की के हाथ में था जो एक बड़े डायनासोर स्क्रीन के पीछे बैठी थी। एडवर्ड उसे लगातार कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। रशिया ने प्रूफ मांगा, पर प्रॉब्लम यह थी कि मोरोहा ने उस सांप को इतनी तेजी से मारा था कि किसी ने उसे देख नहीं पाया। प्रूफ ना होने की वजह से फ्रांस और रशिया ने अप्रूव नहीं किया। वो डायनासोर वाली लड़की भी उनकी साइड होने लगी थी। जब एडवर्ड उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, तभी एंडो को दर्द होने लगा। उसे महसूस हुआ कि एक ड्रैगन लेवल का मॉन्स्टर अभी अभी आया है। तुरंत ही अनाउंसमेंट हुआ कि सी के बीच में एक मॉन्स्टर आ गया है। सैटेलाइट के हिसाब से वो 300 मीटर बड़ा था। वो अभी जापान के सी एरिया में है और साउथ की तरफ जा रहा है, जो मोरोहा के आइलैंड से होकर गुजरेगा। अगर वो जमीन पर पहुंच गया तो पक्का डिजास्टर आ जाएगा। जिनको राक्षस को पीछे हटाने के बजाय पीछे हटने का आदेश मिला। उनके 2 सिक्स पाथ स्तर के लोग, एंडो और प्रिंसिपल, इस समय जापान में नहीं थे, इसलिए जोखिम लेने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि वो नहीं चाहते थे, लेकिन जिनको अपनी टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, इसलिए उन्होंने आदेश मान लिया। वे द्वीप के निवासियों के साथ खाली कर देंगे। परिषद में रशिया ने मोरोहा को सिक्स पाथ स्तर के रूप में खुद को साबित करने के लिए इस स्थिति का फायदा उठाया। एडवर्ड को यह इम्पॉसिबल लगा, क्योंकि उस राक्षस को हराने के लिए 2 सिक्स पाथ्स की जरूरत थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। रशिया ने एंडो को वहां रुकने का आदेश दिया ताकि वो मोरोहा की मदद न कर सके। एडवर्ड भी असहाय था और बस यही उम्मीद कर सकता था कि मोरोहा सफल हो। स्ट्राइकर्स टीम को भेजने के बाद जिनने राक्षस को रोकने के लिए मोरोहा की टीम के साथ द्वीप पर रुकने का फैसला किया, लेकिन टीम के अन्य सदस्य भी वापस आ गए। सब एक साथ लड़ने के लिए तैयार थे। पूरी टीम ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए शपथ ली और जल्द ही राक्षस दिखाई देने लगा, जिनकी योजना उसे एक पूर्व निर्धारित जगह पर ले जाने की थी, जहां ब्लैक मैजिक की टीम एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में एक बैरियर का उपयोग करेगी और बाईं ओर से हमला करेगी। इस बीच अन्य टीमें ब्लैक मैजिक टीम का समर्थन और बचाव करेंगी। मोमो टीमों के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का ख्याल रखेगा।
एक बार जब राक्षस को नियंत्रित कर लिया जाएगा तो वे उस पर हमला करना शुरू कर देंगे। बाईं ओर से जिन और सामने से मोरोहा हमला करेंगे। योजना तय हो गई और सभी अपनी अपनी जगह पर चले गए। लेकिन जैसे ही राक्षस जमीन पर पहुंचा वो रुक गया। इस स्थिति में कमी ने तोपों से हमला करके उसका ध्यान आकर्षित किया। फिर उसने उसे युद्ध क्षेत्र में खींच लिया। ब्लैक मैजिक टीम ने स्पेल का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे राक्षस का एक पैर चला गया और उसकी चाल धीमी हो गई। तब राक्षस ने अपने शरीर से कीड़े छोड़ना शुरू कर दिया। नारंगी बालों वाले लड़के ने उन्हें हराने का काम लिया। जिन ने भी अपना काम शुरू कर दिया। उसने आसानी से उसका एक और पैर काट दिया। बाकी मोरोहा का काम था, जिसने नॉनस्टॉप ईडीएम बजाया और अपने कॉम्बैट मोड को चालू किया। वो राक्षस की ओर भागा, हाथ में तलवार और मुंह में मंत्र। उसने एक ही वार में राक्षस का एक पंजा काट दिया। जानजू भी उत्साह से लड़ रहा था। शहर में जिन ने एक और पंजा काट दिया और मोमो उसे स्थिति की रिपोर्ट देने के लिए भागा। सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक राक्षस हंसने लगा और उसके शरीर से कई अजीब चेहरे निकलने लगे। जिनको बुरा महसूस हुआ और उसने मोमो से सबको वापस बुलाने के लिए कहा। उसी पल वो सारे चेहरे रोने लगे और एक बहुत तेज साउंड वेव निकाली, जिससे सबकी एनर्जी खत्म हो गई। फिर मॉन्स्टर ने इंसेक्ट्स की बारिश कर दी। मोमो वापस भागा और सबको रिट्रीट करने को कहा। रंजू ने अपनी टीम की सिचुएशन देखी। वो जानती थी कि इंसेक्ट्स के आने से पहले वो लोग भाग नहीं पाएंगे। अपने भाई की बातें याद करके उसने अपनी प्लाना को अनलीश किया और इंसेक्ट्स के रास्ते में उड़ गई। वो मॉन्स्टर भी उसकी प्लाना की तरफ अट्रैक्ट हो गया। मोमो भागकर मोरोहा के पास गया और उसे सारी बात बताई। मोरोहा को पता था कि सिचुएशन क्रिटिकल है और उसे मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करना होगा, इससे पहले कि वो रंजू तक पहुंचे। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक एंसेस्टर का मैजिक मैट्रिक्स आया। उसने मॉन्स्टर की पीठ पर उसे बनाना शुरू कर दिया। मोमो उसकी हेल्प करने के लिए वहीं रुक गया। रंजू तब तक टाइम बाय करने की कोशिश कर रही थी, जब तक कि सब लोग माया के बैरियर में न पहुंच जाएं। जब वो थककर गिर गई तो मोमो उसे खींचकर बैरियर के अंदर ले आया। मॉन्स्टर एक बार फिर से रोर करने वाला था, लेकिन तभी मोरोहा ने अपना स्पेल पूरा कर लिया। उसने उसे एक्टिवेट किया और एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिसने मॉन्स्टर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। काउंसिल में एंडो बहुत खुश था। अब कोई मोरोहा को 6 पाथ्स में प्रमोट होने से रोक नहीं सकता था। डायनासोर वाली लड़की ने भी मोरोहा के टैलेंट को मान लिया था। रशिया और फ्रांस अभी भी अनहैप्पी लग रहे थे, तो एडवर्ड ने एक सजेशन दिया। बैटल के बाद सब ठीक हो गए, लेकिन मोरोहा को लड़कियों ने घेर लिया। रशिया अभी भी मोरोहा से गुस्सा था, तो उसने उसे एलिमिनेट करने के लिए किसी को भेजा। समर ब्रेक के बाद वापस आकर मोरोहा को सबसे पहले अपने लॉकर में एक लव लेटर मिला। पहले तो वो कंफ्यूज्ड हो गया, लेकिन जब वो मीटिंग पॉइंट पर पहुंचा तो उसे पता चला कि ये एक ट्रैप था। एक व्हाइट हेयर वाली लड़की ने उससे अपने लव का कन्फेस किया, लेकिन उसका फेस एक्सप्रेशनलेस था, जिससे मोरोहा बहुत कंफ्यूज्ड हो गया। उसे देखकर लड़की को सरप्राइज हुआ, क्योंकि उसने ऑनलाइन गाइड के हिसाब से सब कुछ ठीक से किया था। ऐसा लगता था कि उसे लव के बारे में कुछ नहीं पता था, पर फिर भी वो मोरोहा के साथ पैर अप होना चाहती थी। उसकी इंटेंशन क्लियर न होने की वजह से मोरोहा ने उसके कन्फेशन को डिक्लाइन कर दिया। ये सुनकर वो लड़की डिप्रेस्ड हो गई और उसने मरने की बात कही, क्योंकि उसका लव अनरेसिप्रोकेटेड था। मोरोहा को बुरा लगा, तो उसने सजेस्ट किया कि वे पहले फ्रेंड्स बन सकते हैं। उस लड़की को बाद में एलेना के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया। वो रशिया से एक एक्सचेंज स्टूडेंट थी। उरुशी ने तुरंत उससे पूछा कि वो यहाँ किस लिए आई है, स्टडी करने या असैसिनेट करने। इस सवाल से पूरी क्लास साइलेंट हो गई। फिर एलेना ने सीधे सीधे डिक्लेयर किया कि उसका गोल मोरोहा की गर्लफ्रेंड बनना है। इस डिक्लेरेशन के बाद पूरी क्लास में हंगामा मच गया, खासकर मोरोहा की बहन के बीच। और उरुशी ने उससे सवाल जवाब करने के लिए उस पर हमला कर दिया। जब उससे मुश्किल सवाल पूछे गए, तब भी एलेना ने बहुत कामली जवाब दिए, जिससे जानजू और उरुशी जैसी ब्लंट लड़की भी अनॉयड हो गई। सब कुछ केओटिक हो गया। ट्रेनिंग ग्राउंड में एक डार्क स्किन लड़की सोफिया और ऑरेंज हेड लड़के विस्के के बीच बैटल चल रही थी। विस्के सोफिया को गिराकर डोमिनेट कर रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी चेस्ट पर प्लाना जमा की ताकि अटैक को रोक सके, जिससे विस्के सरप्राइज होकर गिर गया। विस्के ने खुद को संभाला और लाइट मैजिक का यूज करके लेवल 3 पर अपग्रेड किया और स्पाइडर वेब से एक ट्रैप बनाया। लेकिन सोफिया अपनी प्लाना लेयर को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट थी कि वो वेब्स के बीच से सीधे चली गई। उसके बॉडी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके सारे क्लोथ्स कट गए। जब तक वो विस्के के पास पहुंची, उसके बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था। विस्के फाइट नहीं कर पाया और सोफिया ने उसे एक स्लैप में रिंग से बाहर कर दिया। टोकिको ने भी सोफिया को छूने का मौका नहीं छोड़ा। ट्रेनिंग सेशन केओस में खत्म हो गया। उस शाम एलेना ने मोरोहा के ट्रेनिंग खत्म होने का इंतजार किया और उसे डे ऑफ पर डेट पर जाने के लिए पूछा। रंजू ने चिल्लाकर उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उसने उरुशी को भी टीम अप होने के लिए बुलाया, लेकिन वो पहले ही जा चुकी थी, क्योंकि उसके पास डे ऑफ पर कुछ प्लान्स थे। तो उस दिन मोरोहा एलेना का मीटिंग पॉइंट पर वेट कर रहा था। रंजू एकेडमी की चैरिटी इवेंट में बिजी होने की वजह से नहीं आ सकी। 15 मिनट वेट करने के बाद एलेना एक कैट ईयर्ड मेड आउटफिट में आई। उसने ऑकवर्डली कहा कि वो जल्दी में इनर क्लोथ्स पहनना भूल गई थी। मोरोहा थोड़ा हैरान था।
बाकी रीजंस तो एक्सेप्टेबल थे, पर वो कैट ईयर्स क्यों पहन रही थी? जब एलेना ने सुना कि जापानीज लोग कैट ईयर्स नहीं पहनते तो वो ब्लश करने लगी। फिर वो डिप्रेस्ड हो गई क्योंकि वो मोरोहा को सेड्यूस नहीं कर पाई थी। उसने रशियन गर्ल को कंफर्ट किया और दोनों डेट पर चले गए। भले ही उसने कैट ईयर्स नहीं पहने थे, फिर भी एलेना इस आउटफिट में बहुत चार्मिंग लग रही थी। वे एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में गए। रशियन गर्ल पहली बार बर्गर्स खा रही थी और वो बहुत खुश थी। मोरोहा को वंडर हुआ कि क्या रशिया के स्कूल में ऐसी शॉप्स नहीं है। उसने बताया कि वो कोई रेगुलर स्कूल नहीं है, बल्कि एक मिलिट्री स्टाइल सेवियर ट्रेनिंग ब्रांच है। वहाँ ट्रेनिंग बहुत टफ होती है और फूड भी अच्छा नहीं होता। ये सुनकर मोरोहा ने उसे चीयर अप करने के लिए उसे बाहर घूमने को कहा, ताकि यहाँ रहते हुए वो और अच्छी मेमोरीज बना सके। एलेना को मोरोहा एक ऐसे इंसान की तरह लगा जिसे वो पहले जानती थी। इस बीच उरुशी ने एडवर्ड की मेड से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कांटेक्ट किया। वो गर्ल हिचकिचा रही थी, लेकिन उरुशी ने अपने फैमिली नेम और मोरोहा का नाम लेकर उस पर प्रेशर डाला। मोरोहा और एलेना फिर से मिलने लगे। एलेना फोटो बूथ में मोरोहा को किस करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो ऑनलाइन दिखने वाली फोटोज की तरह दिखे। फन जारी रहा और मोरोहा ने उसे एक फ्लावर शेप डॉल गिफ्ट की, जिससे वो बहुत खुश हो गई। फिर दोनों साथ में मूवी देखने गए। एलेना कंफर्टेबली मोरोहा की लैप में बैठ गई। जैसे ही मोरोहा ने अपनी सीट संभाली, रशियन गर्ल का हाथ मिस्चिवसली इधर उधर घूमने लगा। उधर उरुशी एलेना के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद अलर्ट हो गई। मेड ने उसे वार्न किया कि एलेना एक पीपल ईटर है। उरुशी उस समय मोरोहा के साथ पार्क में रिलैक्स कर रही थी। मोरोहा ने एलेना के लिए सिंपैथी दिखाई, क्योंकि उसने भी बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया था। दोनों अनाथों में धीरे धीरे एक बॉन्ड बन गया। उस रात एलेना ने रशिया में रिपोर्ट किया। उन्हें मोरोहा की वीकनेस चाहिए थी ताकि वो उसे कंट्रोल कर सकें। ऐसा करने के लिए उसे मोरोहा को सेड्यूस करके उसकी वीकनेस बनना था। अगर वो ऐसा कर पाती तो वो अपने छोटे भाई से मिल पाती। अगले दिन एलेना को स्कूल में एक चैलेंज लेटर मिला जो उरुशी की तरफ से था। वो रशिया की एस की ताकत टेस्ट करना चाहती थी। इतना कहकर उरुशी ने अपना फॉर्म बदला और एलेना पर आइस मैजिक से अटैक करना शुरू कर दिया। रशियन गर्ल ने अपनी एजिलिटी से अटैक से खुद को बचाया। आइस अटैक लगने के बाद भी एलेना उससे बचती रही। जब वो उरुशी के पास पहुंची तो एक आइस ड्रैगन ने उसे रोक दिया। उरुशी ने अटैक जारी रखा, जिससे एलेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। कॉर्नर्ड, एलेना ने अपना वेपन इस्तेमाल करने का डिसीजन लिया। उसने एक डीमन सोर्ड निकाला जो उरुशी के अटैक्स को सोख रहा था। कोई भी स्पेल इफेक्टिव नहीं था, यहाँ तक कि आइस ड्रैगन भी एक ही स्लैश में 2 हिस्सों में कट गया। उरुशी की जीत जल्दी ही हार में बदल गई। एलेना ने उसे वार्न किया कि वो आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में चुप रहे और वो उसके और मोरोहा के बीच में ना आए। एलेना ने वार्निंग के तौर पर उरुशी के पैर पर एक कट मारा और कहा कि अगली बार उसके चेहरे पर स्कार होगा। लेकिन उरुशी ने हार नहीं मानी और उसे चैलेंज किया। उस चैलेंज से एलेना, जो रशियन गर्ल थी, थोड़ी शेकन थी। जब एक टीचर वहां आया तो वो चली गई। उस कोल्ड गर्ल के दिल में कुछ चेंज होने लगा था। अगले दिन रूमर फैल गई कि उरुशी को चोट लगी है, पर किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ। मोरोहा को सस्पिशन हुआ क्योंकि एलेना भी एब्सेंट थी। स्कूल खत्म होने के बाद मोरोहा उरुशी से मिलने गया। उरुशी ने सीधे फाइट के बारे में बात नहीं की, बल्कि उसने पीपल ईटिंग डीमन के बारे में पूछा, जो एक डीमन स्वॉर्ड का यूज करता है और प्लाना और माना को सोख सकता है। उसने कहा कि एडवर्ड भी उससे लड़ते हुए इंजर्ड हुआ था। उरुशी ने मोरोहा को वार्न किया कि एलेना वही है और पिछली रात की बैटल इसका प्रूफ था। मोरोहा को उसकी चोटें देखकर बहुत वरी हुई। उसने उरुशी से अगली बार ऐसा न करने के लिए कहा, लेकिन उसे अभी भी एलेना के दिल में कुछ अच्छा होने का यकीन था। रशियन गर्ल अपनी चोटों से रिकवर कर रही थी और अपने भाई के साथ अपने पास्ट को याद कर रही थी। तभी एक बिल्ली ने उसे जगाया। उसने उसे याद दिलाया कि उसे अपना मिशन जल्दी पूरा करना चाहिए, वरना ऑर्गेनाइजेशन उसके भाई की सेफ्टी की गारंटी नहीं देगी। बाहर कुछ आवाज हुई तो एलेना उस बिल्ली के साथ पीछे के दरवाजे से चली गई। मोरोहा और रंजू को जब पता चला तो वे उससे मिलने आए। एलेना ने छिपने का नाटक किया जैसे घर पर कोई नहीं था, पर रंजू ने विंडो खोलकर उसे ढूंढ लिया। दोनों अंदर गए। रंजू ने खाना बनाया और मोरोहा ने उसकी चोटों को ठीक किया और उरुशी के एक्शन के लिए अपोलोजाइज किया। एलेना ने सोचा कि रशिया में भी बहुत सारे सॉर्सरर्स हैं, पर मोरोहा जैसा कोई नहीं है जो उसके लिए ये सब करे। जब रंजू का खाना बन गया तो वो दोनों एलेना को खाना खिलाने लगे। उसके बाद टीम मेंबर्स ने एलेना की तब तक केयर की जब तक वो ठीक नहीं हो गई। धीरे धीरे उसे उन सबसे अफेक्शन होने लगा। एक दिन सोफिया की बारी आई। वो भी एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर जापान आई थी। सोफिया ने बताया कि वो ग्रेजुएट होने के बाद वापस अपने कंट्री जाने के बजाय जापान एसोसिएशन में ज्वाइन करेगी। उसने कहा कि अगर एलेना को यहाँ अच्छा लगा तो वो भी ऐसा ही करेगी। सबके साथ स्कूल जाने की बात सोचकर एलेना बहुत खुश हुई, लेकिन उसने उस थॉट को डिनाई कर दिया क्योंकि वो अपने भाई को बिट्रे नहीं करना चाहती थी और अपने मिशन में फेल नहीं होना चाहती थी। जब मोरोहा आया तो एलेना ने उसका हैप्पीली वेलकम किया और फिर उसने एक डिसीजन लिया। उसने मोरोहा को वीकेंड पर डेट के लिए पूछा। उस दिन दोनों एक अम्यूजमेंट पार्क के लिए बस में थे। उन दोनों के बीच की दूरी साफ दिख रही थी। जब वे पार्क पहुंचे तो एलेना ने अब कुछ नहीं छुपाया।
उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी और डिक्लेयर किया कि वो मोरोहा को मारने के लिए रशिया से भेजी गई एक असैसिन है। इतना कहकर उसने अटैक करना शुरू कर दिया। उरुशी और रंजू को जब इस बारे में पता चला तो वे अपनी कार लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़े, लेकिन सोफिया ने उन्हें रोक दिया। उरुशी ने सिचुएशन को जल्दी समझ लिया। वो एलेना से डील करने के लिए मोरोहा का यूज करना चाहती थी। लगता है अमेरिका भी यही एम कर रहा था। ये सुनकर रंजू ने उरुशी को आगे जाने को कहा और कहा कि वो ब्लैक अमेरिकन गर्ल को संभाल लेगी। पार्क के अंदर मोरोहा हार रहा था क्योंकि उसे डीमन सोर्ड से डील करने का तरीका नहीं पता था, जो हर सोर्ड क्लैश के बाद प्लाना को सोख लेता था। कुछ कदम पीछे धकेलने के बाद मोरोहा ने प्लाना को अनलीश किया ताकि डीमन सोर्ड उसे सोख ना पाए और उसने काउंटर अटैक किया। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसे पता चला कि डीमन सोर्ड को टच करने की भी जरूरत नहीं है, वो दूर से भी प्लाना को सोख सकता था। मोरोहा की एनर्जी खत्म होने लगी और एलेना ने अपनी सोर्ड तेजी से घुमाई। मोरोहा पीछे की तरफ कूदा और उसे एक झील की तरफ खींच लाया। मोरोहा अभी भी डिफेंसिव था और एलेना के लगातार अटैक्स को रोक रहा था। कुछ अजीब लगा तो वो रुक गई। उसने मोरोहा से पूछा कि आमतौर पर लाइट मेजेस जो सोर्ड का यूज करते हैं उनकी प्लाना खर्च होती है, लेकिन उसकी डीमन सोर्ड कुछ भी अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है। इसका मतलब था कि वो मोरोहा के साथ सिर्फ रेगुलर स्वॉर्ड्समैनशिप का यूज करके लड़ रही थी। खुद मोरोहा को भी ये समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो स्वॉर्ड्समैनशिप में अच्छा नहीं था। इस सिचुएशन में उसके एंसेस्टर्स ने उसकी हेल्प की। एंसेस्टर्स की मेमोरी उसके दिमाग में वापस आ गई। वो भी बिना एक भी प्लाना खर्च किए एनिमीज को खत्म करता था। उस मेमोरी की वजह से मोरोहा को डीमन स्वॉर्ड से लड़ने का तरीका मिल गया। बस उसे स्वॉर्ड को प्लाना को अब्सॉर्ब करने से रोकना था। मोरोहा ने अपनी प्लाना को छोड़ दिया और रेगुलर तरीके से स्वॉर्ड फाइट की। प्लाना को फील करके मोरोहा ने एलेना के पेट पर धीरे से स्टैब किया। कुछ और स्वॉर्ड फाइट्स के बाद एलेना थकने लगी। मोरोहा ने उसे बताया कि उसके भाई को खतरा है, इसलिए उसने ऑफर दिया कि अगर वो सरेंडर कर दे तो वो उसे रशिया से बचा लेगा। जब वो हिचकिचा रही थी तभी उरुशी वहां आ गई। उसने सच बताया कि एलेना का कोई भाई नहीं है। उसने जो डॉक्यूमेंट्स ढूंढे थे उनके हिसाब से वो अनाथालय में अकेली छोड़ी गई थी। एलेना को विश्वास नहीं हुआ तो उरुशी ने उससे उसके भाई का नाम पूछा। रशियन गर्ल शॉक्ड थी। वो अपने भाई का नाम तक नहीं बता पा रही थी और न ही उसका चेहरा याद कर पा रही थी। तभी एक काली बिल्ली वहां आ गई और कंफर्म किया कि एलेना को कुछ याद नहीं है क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब वो छोटी थी तो ऑर्गेनाइजेशन ने उसे ओबे कराने के लिए उसके दिमाग में नकली मेमोरीज डाल दी थी। एलेना उस ऑर्गेनाइजेशन के धोखे से रेन में निराश हो गई थी जिसकी उसने हमेशा सर्विस की थी। इसी बीच उस बिल्ली ने एलेना के बॉडी में घुसकर कंट्रोल ले लिया। एलेना क्रेजीली फाइट करने लगी जिससे मोरोहा को अपनी प्लाना अनलीश करनी पड़ी। डीमन स्वॉर्ड ने मौके का फायदा उठाया और प्लाना को सोख लिया, लेकिन इस बार मोरोहा की प्लाना इतनी अबंडेंट थी कि डीमन स्वॉर्ड ओवरलोड हो गया। मोरोहा ने एक ही स्लैश में डीमन स्वॉर्ड को दूर फेंक दिया और एक और स्लैश से एलेना को पोजेस करने वाले को 2 हिस्सों में काट दिया। मोरोहा ने एलेना को चीयर अप किया और कहा कि अगर उसके पास कोई नहीं है तो वो उसका फैमिली बनेगा। उधर उस काली बिल्ली को रशिया ने पनिश किया। अगले दिन एलेना ने सबको छोड़ने का डिसाइड किया ताकि कोई उसकी वजह से इंजर्ड ना हो। मोरोहा पहले से ही प्लेटफॉर्म पर उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो उसे रोक नहीं पाएगा। दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे को अलविदा कहा। तभी अचानक मोरोहा ने उस पर एक स्लीप स्पेल का यूज किया। फिर उसने एडवर्ड को कॉल किया और बताया कि वो रशिया से वॉर शुरू कर रहा है। कुछ ही समय बाद रशिया के व्लादिवोस्टॉक में एक पुल पर मोरोहा ने एक रशियन हाई रैंकिंग ऑफिशियल की गाड़ी रोक दी। जब वो बाहर आया तो मोरोहा ने उससे रशिया के लीडर थंडर एम्परर की लोकेशन पूछी। जब उसे पता चला कि ये मोरोहा है तो उसने लड़ने के लिए अपना फॉर्म बदल लिया। मोरोहा ने टाइम बर्बाद नहीं किया और लेवल 4 थंडर मैजिक का यूज करके उसे जल्दी से हरा दिया। फिर वो एक शिप में गया और एडवर्ड की मेड एंजेला से मिला, जहां उसे एक फेक पासपोर्ट और वीजा मिला। वो अनॉयड थी कि एडवर्ड ने इस काम के लिए अग्री किया था क्योंकि अगर रशिया को पता चला तो इंग्लैंड भी इन ट्रबल आ जाएगा। शिप छोड़ने के बाद दोनों ने ऑफिशियल से थंडर एम्परर की लोकेशन के बारे में पूछताछ की। वो स्टबन था और कुछ नहीं बता रहा था। मोरोहा ने सीधे कहा कि वो रशिया के साथ वॉर शुरू करने वाला है। अगर उसने कुछ नहीं बताया तो वो सीनियर ऑफिशियल से बात करके जानकारी निकाल लेगा। उसने उसे जाकर थंडर एम्परर को रिपोर्ट करने को भी कहा। वो हंसा और मोरोहा को बहुत एरोगेंट कहा। मोरोहा ने उसके पेट में स्टैब करके जवाब दिया, एरोगेंस ताकतवर लोगों का प्रिविलेज है। उसके पिछले 2 एंसेस्टर्स ने अकेले ही आर्मीज और यहाँ तक कि पूरे किंगडम से बिना किसी एफर्ट के लड़ाई की थी और उसके पास उनकी मेमोरीज और नॉलेज थी। 2 एंसेस्टर्स के होने के बाद मोरोहा को रशिया के साथ वॉर शुरू करने में कोई इशू नहीं था। टॉर्चर करने के बाद वो चला गया। मोरोहा जानता था कि ऊंचे पद वाले ऑफिशियल्स को भी थंडर एम्परर की लोकेशन नहीं पता होगी। एडवर्ड ने भी कहा था कि ब्रिटिश स्पाइस भी इसे नहीं पता कर पाए थे। मोरोहा ने एक प्लान सोचा। वो रशिया के मेन ऑफिसेस पर अटैक करेगा तो थंडर एम्परर खुद सामने आ जाएगी। वो ऑफिशियल अभी भी जिंदा था। वो अपनी कार लेकर भागा और थंडर एम्परर से कांटेक्ट किया। रिपोर्ट देने के बाद उसे पनिशमेंट में एलिमिनेट कर दिया गया। फिर उसने अपने लोगों को मोरोहा को खत्म करने के लिए भेजा। मोरोहा के लिए ट्रेन कार बहुत छोटी थी, इसलिए उसे एंजेलिया के साथ सोना पड़ा।
वो थोड़ा कंसर्न था, लेकिन मेड ने उसे टीज करते हुए कहा कि अगर वो चाहे तो उसे हग करके सो सकता है। ये सुनकर मोरोहा ने अपनी कंसर्न्स छोड़ दी और उसकी तरफ बढ़ गया। एंजेलिया गुस्सा हो गई और उसे दूर धकेल दिया। उसने वार्न किया कि अगर वो लाइन क्रॉस करेगा तो वो उसे मार देगी। उस रात सोते समय मोरोहा को महसूस हुआ कि एंजेलिया चली गई है। जब उसने बाहर जाकर चेक किया तो देखा कि वो एडवर्ड को सिचुएशन रिपोर्ट कर रही थी। उधर एकेडमी में सब लोग मोरोहा के लिए वरीड थे, क्योंकि वो अकेले लड़ रहा था। एलेना भी एकेडमी में ज्वाइन हो चुकी थी। अगले कुछ दिनों में मोरोहा ने रशिया के मेन पॉइंट्स पर अटैक करना शुरू कर दिया और वहां अपना नाम लिखा। उसने सभी ब्रांचेस पर अटैक करके रशिया को फाइनेंशियल लॉसेस पहुंचाए। एक रात जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकला, मोरोहा को महसूस हुआ कि 8 लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसने एंजेलिया से उसका सूटकेस पकड़ने को कहा, क्योंकि वो उनसे डील कर लेगा। मोरोहा उन सबको पास के जंगल में ले गया जहां फाइट करना आसान था। सबसे पहले कीरा, जो एक इलाके का प्रीफेक्ट था, सामने आया। वो मोरोहा से लड़ना नहीं चाहता था और उसे जापान वापस जाने के लिए कह रहा था। उसने कहा कि मोरोहा से लड़ने और हारने पर थंडर एम्परर उसे मार डालेगी। लेकिन बाकी लोगों ने किरा को चुप रहने और थंडर एम्परर के ऑर्डर का पालन करने के लिए कहा। कोई चारा न देखकर किरा ने अपनी स्पीयर से खुद को हवा में उछाल दिया। तभी एक जुड़वा पैर आया और मोरोहा पर अटैक किया। वे लड़ते हुए कह रहे थे कि वे एलेना की डेथ का बदला लेंगे जिसे मोरोहा ने मारा था। वो सुनकर मोरोहा समझ गया कि थंडर एम्परर उस पर झूठ बोल रही थी। लड़ते लड़ते एक फायरबॉल ने उन्हें एम्बुश किया। मोरोहा ने जुड़वा को धक्का दिया ताकि उन्हें चोट न लगे और खुद फायर की तरफ चला गया। फायर अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक फॉग आ गया। फिर से टॉक्सिक गैस थी जिसने मोरोहा को कमजोर कर दिया। तुरंत बाद एक मास्क्ड गाय सामने आया, लेकिन मोरोहा ने सिर्फ प्रिटेंड किया ताकि उसे बाहर निकाल सके और उसे हरा दिया। किरा, जो हवा में उड़ रहा था, ने अब स्पीयर्स फेंककर अटैक करना शुरू कर दिया। मोरोहा ने उसे नजरअंदाज किया और उस पर अम्बुश करने वाले को ढूंढने लगा। जब उसे पता चला कि वो कहाँ है तो मोरोहा हवा में उड़ गया और किरा को उन 2 लोगों की तरफ धकेल दिया जो छुपे हुए थे। अब सिर्फ एक आदमी बचा था जिसे उसने जल्द ही ढूंढ लिया। मोरोहा ने उसे चोट नहीं पहुंचाई, बस उसके माथे पर एक फ्लिक किया और वहां से चला गया। उसने उन जुड़वा को भी हराया। इस तरह 7 लोग हार गए। 8वां आदमी एंजेलिया से मिला था, लेकिन वो सिर्फ एक मिरर लेकर आया था ताकि थंडर एम्परर दूर से ही स्पेल से अटैक कर सके, एक तरह से ब्लूटूथ अटैक। जैसे ही मोरोहा को यह पता चला, उसने एंजेलिया को धक्का दिया ताकि वो उसे बचा सके और खुद एक लाइटनिंग ड्रैगन के अटैक में आ गया। मोरोहा लगभग जल गया था, लेकिन एंजेलिया ने मिरर को तोड़कर ब्लूटूथ अटैक को रोक दिया। वो असैसिन भी भाग गया। एंजेलिया इंजर्ड मोरोहा को पास के घर में ले गई और उसका ट्रीटमेंट करने लगी। नॉर्मल ट्रीटमेंट मुश्किल था, इसलिए उसने अपनी क्लोथ्स उतार दी ताकि हीलिंग इफेक्ट बढ़ सके। मोरोहा अपने सपने में अपनी 2 प्यारी गर्ल्स जानजू और उरुशी को एक ड्रैगन से मरते हुए देखता है, जिससे वो डरकर उठ गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने सबसे पहले एंजेलिया की क्लीवेज को देखा। वो हैरान हो गया। एंजेलिया भी उठी और घबरा गई। उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि यह हीलिंग का एक तरीका है। तभी बाहर से वो लड़की आई जिसे मोरोहा ने कल बख्श दिया था। उसने खुद को होना बताया, जो एक जापानीज रशियन थी। 18 साल की होने के बावजूद वो एक डिस्ट्रिक्ट हेड थी। उसने कहा कि वो और उसके लोग उन दोनों पर नजर रखे हुए थे। उसने देखा कि मोरोहा ने किसी को नहीं मारा, जिसका प्रूफ था कि उसने उसे और जुड़वा को बख्श दिया था। ये काइंडनेस देखकर होना को पता चला कि उसने सही आदमी को चुना है। वो मोरोहा से अपनी एक फ्रेंड यूली को थंडर एम्परर से बचाने के लिए मदद चाहती थी। एक ट्रेन जर्नी पर होना ने बताया कि रशिया में ज्यादातर सेवियर्स के पास फैमिली नहीं होती, इसलिए जब उनके साथ बुरा बर्ताव होता है तो वो शिकायत नहीं करते। थंडर एम्परर अनाथों को इकट्ठा करती है और उन्हें एक दूसरे से लड़वाती है ताकि वो सबसे ताकतवर को चुन सके। एलेना और उसकी फ्रेंड यूली भी ऐसी ही थी। होना ने बताया कि ये ट्रेन उन्हें सीधे थंडर एम्परर के पास ले जाएगी। उसके बाद एंजेलिया आखिरी स्टेशन पर एडवर्ड को रिपोर्ट देने के लिए बाहर गई। थंडर एम्परर के पास जाते समय मोरोहा ने नाटक किया कि होना को उन्होंने पकड़ लिया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं ताकि वो अकॉम्प्लिस ना मानी जाए। मोरोहा ने एंजेलिया को जाने के लिए कहा। उसने कहा कि अगर उसे चोट लगी तो वो एडवर्ड को क्या कहेगा। उधर वो असैसिन जो मिरर लेकर भागा था, उसने रिपोर्ट देने के बाद भी फेलियर की वजह से थंडर एम्परर के हाथों मारा गया। वो बाहर आई क्योंकि उसे मोरोहा की प्रेजेंस फील हो गई थी। मोरोहा उस समय उससे 100 किलोमीटर दूर खड़ा था। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा, थंडर एम्परर ने तुरंत अपनी आर्मीज को बुलाया। मोरोहा को किसी का डर नहीं था और वो थंडर एम्परर की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में जो भी आया उसने उसे काट दिया। जब वो काटते काटते थक गया तो थंडर एम्परर ने अपनी टैक्टिक बदल दी और अपने लोगों को मोरोहा से लड़ने के लिए भेजा। उन लोगों में से कोई भी फाइट नहीं करना चाहता था। बस एक क्रेजी गाय था जो पीछे से बाकी लोगों को आगे बढ़ने के लिए उकसा रहा था, और फिर उसे थंडर एम्परर के सैनिकों ने ही अटैक कर दिया। फिर मोरोहा को उन लोगों को बचाना पड़ा। फिर यूली नाम की एक लड़की आई और उसने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके मोरोहा को रोक दिया। वो क्रेजी गाय ने तुरंत क्रेडिट लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एंजेलिया ने उसे दूर धकेल दिया। होना भी वहां आ गई।
फिर एक एक करके उरुशी और रंजू भी आए, जिन्हें प्रिंसिपल ने टेलीपोर्टेशन मैजिक से वहां भेजा था। आखिर में एलेना आई। उसने ब्रेन वॉश्ड बच्चों को कन्विंस किया कि थंडर एम्परर झूठ बोल रही है। एलेना ने उन्हें उनकी बेड़ियों से आज़ाद कर दिया और फिर एक स्क्वाड बन गया। सबने मिलकर थंडर एम्परर की तरफ चार्ज किया। उन्हें लगा कि वो बैटल जीत जाएंगे, लेकिन एक आवाज़ ने पूरे बैटलफील्ड को शांत कर दिया। थंडर एम्परर एक गाना गा रही थी। उसकी मेलोडी के साथ एक जायंट लाइटनिंग वॉरियर बन गया। सब लोग शॉक में रह गए, लेकिन वो रुके नहीं। मोरोहा ने होना और उरुशी के साथ मिलकर एक ट्रिपल अटैक किया, लेकिन वो काफी नहीं था। उस वॉरियर ने काउंटर अटैक किया और एक माउंटेन को उड़ा दिया। सब लोग निराश हो गए जब वो अपना अगला अटैक करने वाला था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो एंसेस्टर्स हेल्प करते हैं। मोरोहा के एंसेस्टर ने उसे एक और स्पेल सिखाया। मोरोहा ने उससे लड़ने के लिए लेवल 13 तक पहुंच गया। फिर उसने एक वाटर मैजिक स्पेल पढ़ना शुरू किया। जब उसने स्पेल पूरा कर लिया तो उसने जमीन पर पैर मारा और पानी चारों तरफ फैल गया। मोरोहा ने बस देखा और वर्लपूल्स दिखने लगे जो उस बड़े वॉरियर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अब पूरा बैटलफील्ड एक मिरर जैसा दिख रहा था। थंडर एम्परर के हारने के बाद उसके सभी बॉडीगार्ड्स भाग गए। वे मोरोहा से मौत से भी ज्यादा डर रहे थे। फिर वो थंडर एम्परर से मिला। वो पूरी तरह से पावरलेस थी और अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। मोरोहा ने सोचा कि वो खुद फेलियर्स को एग्जीक्यूट करती है और अब वो मौत से डर रही है, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो समझेगी नहीं। मोरोहा बाद में सबके पास वापस आ गया। प्रिंसिपल ने भी विक्ट्री न्यूज की अनाउंसमेंट कर दी थी। माया सबसे ज्यादा खुश थी, लेकिन जब उसे पता चला कि मोरोहा को वापस आने में एक दिन और लगेगा तो वो दुखी हो गई। प्रिंसिपल ने उसे गले लगाकर कंफर्ट किया। उधर एंजेलिया मोरोहा को डांट रही थी क्योंकि उसने अपनी पावर का बहुत ज्यादा यूज किया था, जिससे रशिया का एक हिस्सा खत्म हो गया और जो वाटर लेक उसने बनाया था उसका नाम उसके नाम पर रखा गया। उसके बाद उरुशी और मोरोहा को हॉट स्प्रिंग बाथ में कुछ अकेले टाइम मिला। मोरोहा ने उसे अपनी जर्नी और उस नाइटमेयर के बारे में बताया जहां एक इविल ड्रैगन ने उसे और उसकी बहन को मार दिया था। उसे लगा कि वो नाइटमेयर नहीं बल्कि एक साइन था, और वो सही भी था। जब एंडो जापान में एडवर्ड से बात कर रहा था तो उसे अचानक दर्द हुआ, जो एक और ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर के आने का साइन था। मोरोहा की टीम उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब एक एक करके सब लोग टेलीपोर्टेशन सर्कल से बाहर आए तो वो कहीं नहीं था। पूछने पर उन्हें पता चला कि वो उस ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर से डील करने के लिए रशिया में रुक गया था। ये सुनकर माया बहुत रोई। उसी शाम रंजू माया को ढूंढने गई, जो अकेले बैठी थी। रंजू समझती थी कि बैटल के बाद अपने भाई का इंतजार करना कैसा लगता है, क्योंकि वो भी मोरोहा की बहन थी। रंजू ने प्रॉमिस किया कि वो तब तक उसके साथ रहेगी जब तक मोरोहा वापस नहीं आ जाता। उधर एंजेलिया को एडवर्ड ने इन्फॉर्म किया। मोरोहा ने उस ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को हरा दिया था, लेकिन एंडो का दर्द कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। उसने एंजेलिया को केयरफुल रहने के लिए कहा क्योंकि उसे एक बैड फीलिंग आ रही थी। उस रात स्ट्राइकर्स टीम के लोग माया को कंफर्ट करने के लिए आए। उन्होंने एक स्लीप ओवर पार्टी रखी। उन्होंने तकिए फेंकने जैसे फन गेम्स भी खेले। जानजू को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया क्योंकि वो बहुत एरोगेंट था। सबने फन किया और साथ में सो गए, जिससे माया को कम अकेलापन महसूस हुआ। तभी अचानक जानजू को भी कुछ महसूस हुआ। उधर एंडो ने पूरी कोशिश करके एडवर्ड को वार्न किया। इस बार का मॉन्स्टर एक डिजास्टर लेवल का एंशिएंट डिवाइन ड्रैगन था, और अगली सुबह जापान के शहर के बीचों बीच एक डार्क क्लाउड आ गया। उस डार्क क्लाउड से एक डिवाइन ड्रैगन निकला। अकेडमी ने तुरंत इमरजेंसी अनाउंसमेंट किया। पूरी स्ट्राइकर्स टीम को इकट्ठा किया गया, जिनने बताया कि उनके पास बस यही इन्फॉर्मेशन है कि ये डिजास्टर लेवल का मॉन्स्टर है और उसकी पावर के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि एंडो अभी भी रिकवरिंग कर रहा था। इंग्लैंड और रशिया की टीम्स जल्दी से वहां आ रही थी। प्रिंसिपल टेलीपोर्टेशन गेट से लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहा था। उनका जॉब लोगों के इवैक्यूएट होने तक डिवाइन ड्रैगन को रोके रखना था। वो एनिमे लुकिंग गाय जो हमेशा कहता था कि मॉन्स्टर आए तो वो हीरो बनेगा, वो अब इवैक्यूएशन ग्रुप में छिप गया था। स्ट्राइकर्स टीम वापस आई और सबने एकेडमी प्रोटेक्ट करने का डिसाइड किया। ओथ पूरा करने के बाद सबने अपनी अटैकिंग पोजीशंस ले ली, लेकिन डिवाइन ड्रैगन ने उन्हें जल्दी ही ढूंढ लिया। वो अचानक तेजी से ऊपर उड़ा और डिसअपियर हो गया। एक अजीब सी शांति थी, और फिर डिवाइन ड्रैगन फिर से आया और जहां स्ट्राइकर्स टीम छिपी थी वहां आग का गोला फेंका। सब लोग अपनी पोजीशन से पीछे हट गए और डिवाइन ड्रैगन ने रंजू को ढूंढ लिया। उसने तुरंत उसे टारगेट बनाया। रंजू भाग रही थी, पर वो ठोकर खाकर गिर गई। जब वो उसे खाने ही वाला था, टोकिको की टीम ने अटैक किया, लेकिन ड्रैगन ने उनके स्पेल्स को बेअसर कर दिया। पर अगर वो स्पेल्स को बेअसर कर सकता था तो वो खुद भी स्पेल कर सकता था, और तुरंत ही उसने पूरी टीम पर अटैक कर दिया। मोरोहा अभी भी रशिया में फंसा हुआ था और सैटेलाइट के जरिए सब कुछ देख रहा था। उसने जल्दी पहचान लिया कि ये वही ड्रैगन है जिसने उसकी पिछली 2 जिंदगी में उरुशी और रंजू को मारा था। स्ट्राइकर्स टीम भी शांत नहीं बैठी और लगातार अटैक कर रही थी, लेकिन डिवाइन ड्रैगन टेलीपोर्ट होकर उनके अटैक से बच रहा था। उसने जवाब में आग का गोला फेंका। पूरी जमीन हिल गई और लोग इधर उधर भागने लगे। उधर माया अपनी बहन के साथ ड्रैगन की तरफ टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाने की कोशिश कर रही थी।
जिन उस ड्रैगन की पीठ पर कूद गया ताकि वो उसे मार सके, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ड्रैगन ने उसे दूर फेंक दिया और जैसे ही ड्रैगन ने आग का गोला फेंका, टोकी को बीच में आकर उसे रोक दिया। इसने स्पेल को बेअसर कर दिया और दोनों इंजर्ड हो गए। फिर वो रंजू को ढूंढने के लिए और ज्यादा अटैक करने लगा। मोमो को भी चोट लगी। ड्रैगन का अटैक माया तक पहुंच गया। एक घर उस पर गिरने वाला था, तो मारी को अपनी बहन को बचाने के लिए टेलीपोर्टेशन स्पेल को रोकना पड़ा। वो इंजर्ड थी तो उसने माया को स्पेल पूरा करने के लिए कहा। मारी ने माया को और प्लाना दी और फिर बेहोश हो गई। माया ने अपनी बहन की हैट पहनी और स्पेल जारी रखा। उधर रंजू के पास एलेना आ गई थी। डिवाइन ड्रैगन को और नुकसान करने से रोकने के लिए वे दोनों उसे ल्यूर करने के लिए भागने लगे, लेकिन ड्रैगन ने माया को टारगेट बनाया। तभी एडवर्ड उसकी हेल्प के लिए समय पर पहुंच गया ताकि वो अपना काम कर सके। आखिरकार टेलीपोर्टेशन स्पेल पूरा हो गया और मोरोहा बहुत गुस्से में वहां आया। एंजेलिया और उरुशी डिवाइन ड्रैगन को देख रही थीं। दोनों को अजीब लगा कि उसकी पावर इस आइलैंड को उड़ाने के लिए काफी थी, पर वो ऐसा नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उनसे खेल रहा था या किसी चीज का इंतजार कर रहा था। जानजू की तरफ एलिना थक चुकी थी और वो अकेली भाग रही थी। ड्रैगन उसका पीछा कर रहा था जब तक मोरोहा वहां नहीं आ गया। गुस्से में उसने किसी को भी आगे आने से मना किया क्योंकि वो अकेले उससे लड़ना चाहता था। ये कमीना उसकी पिछली जिंदगी में उसके प्रिय लोगों को कुचलता था, इसलिए वो उसे अपने हाथों से मार डालेगा। मोरोहा ने एंटी ग्रेविटी स्पेल से शुरुआत की, फिर उसने लेवल 8 स्पेल से अटैक किया, लेकिन ड्रैगन ने उसे बेअसर कर दिया। उरुशी ने उसे वार्न किया कि ड्रैगन के पास स्पेल कैंसिलिंग और ब्रेकिंग की एबिलिटी है, तो मोरोहा ने प्लाना का इस्तेमाल नहीं करने का डिसाइड किया और प्योरली उससे लड़ने लगा। जब वो उसकी तरफ भागा तो ड्रैगन ने उसे फायर अटैक से रोका और फिर साउंड वेव अटैक का कॉम्बो मारा। सिर्फ मोरोहा ही नहीं बल्कि हर कोई अफेक्टेड हुआ। उसकी स्वॉर्ड भी टूट गई। ड्रैगन ने मौका देखकर अपने एंशिएंट मुंह को खोला और बहुत सारे कीड़े बाहर निकाल दिए। उसके पास सभी ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स की पावर्स थीं। रंजू अपने भाई की हेल्प करना चाहती थी, पर उरुशी ने उसे रोक दिया। उसे महसूस हुआ कि ड्रैगन जानबूझकर इस पल का इंतजार कर रहा था, और जब मोरोहा एक पल के लिए डिस्ट्रैक्टेड हुआ तो ड्रैगन टेलीपोर्ट होकर उरुशी और रंजू के पास चला गया। उसने उन दोनों को 9 हेडेड सर्पेंट स्पेल से पत्थर का बना दिया। मोरोहा ने असहाय होकर चिल्लाया क्योंकि वो इस जिंदगी में भी उन्हें नहीं बचा पाया, अपने प्रिय लोगों को खोते देख। इस बार मोरोहा का रेज चरम पर था। उसने लाइट मैजिक को छोड़कर डार्क मैजिक का यूज किया। जैसे ही उसने अपनी टूटी हुई सोर्ड को उठाया, वो ठीक हो गई। फिर मोरोहा पागलों की तरह डिवाइन ड्रैगन की तरफ दौड़ा। उसकी हर स्लैश लेवल 13 वाटर मैजिक की सील के साथ थी, जिसने थंडर एम्परर को भी हरा दिया था। ड्रैगन उन एंशिएंट स्पेल्स को बेअसर नहीं कर सका जो सीधे उसकी बॉडी पर एच्ड थे। एंजेलिया ने मोरोहा को रुकने के लिए कहा, क्योंकि अगर वो इसी तरह स्पेल्स को पाइल अप करता रहा तो पूरा आइलैंड उड़ जाएगा, लेकिन उसने नहीं सुना। मोरोहा एक ब्लड थर्स्टी बीस्ट की तरह इंसेनली स्लैश कर रहा था। काम पूरा होने के बाद उसने पूरे आइलैंड को एक अंधेरे विस्फोट में उड़ा दिया। रंजू उस अंधेरे में चमकने लगी। एक आवाज ने उसे उठने के लिए कहा। मोरोहा इतना सफरिंग में था और वो बस वहां लेटी हुई थी। उस आवाज ने उसे याद करने के लिए कहा। उरुशी के पास भी एक ऐसी ही आवाज आई जो उसे बहुत कमजोर होने के लिए डांट रही थी। उरुशी ने स्वीकार किया कि वो मोरोहा की हेल्प नहीं कर सकी थी। फिर उस आवाज ने उसे भी याद करने के लिए कहा। मोरोहा हमेशा अकेला लड़ता था, जबकि वो घर पर उसका इंतजार करती थी, लेकिन मोरोहा ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। आवाज ने कहा कि ये सही है, लेकिन वो एक डरपोक लड़की थी जो बस लाड़ प्यार होने का इंतजार कर रही थी। क्या वो हमेशा अपने भाई के साथ लड़ना नहीं चाहती थी? अब समय आ गया है। क्या रंजू एक बार फिर मोरोहा को छोड़ना चाहती है? फिर उसकी एंसेस्टर प्रकट हुई और उसे उठने के लिए कहा। उरुशी के लिए आवाज ने उसे याद दिलाया कि वो एक समय पर एक नेमलेस स्लेव थी जिसका कोई फ्यूचर नहीं था, और जिसने उसकी बेड़ियां तोड़ी और उसे एक नई जिंदगी दी, वो मोरोहा था। अब उरुशी को उसकी बेड़ियां तोड़ने में हेल्प करनी थी, क्योंकि एक पत्नी को अपने पति के साथ होना चाहिए। फिर दोनों उठ गए और समय उस पल में वापस चला गया जब मोरोहा सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्पेल करने वाला था। रंजू और उरुशी के एंसेस्टर्स ने उसे शांत किया। फिर दोनों डिसेंडेंट्स पेट्रिफाइड स्टेट से बाहर आ गए। वे आए और मोरोहा का हाथ पकड़ लिया और कहा कि वे हमेशा साथ रहेंगे, पिछली जिंदगी में, इस जिंदगी में और हमेशा। फिर मोरोहा ने अपनी लाइट और डार्क मैजिक को अपने शरीर में मिला लिया। मोरोहा में ये बदलाव देखकर सब में लड़ने का स्पिरिट वापस आ गया। सबने मोरोहा का सपोर्ट करने के लिए रश किया। उसने उन दो लड़कियों के साथ मिलकर एक पावरफुल स्पेल का यूज किया। जो भी मॉन्स्टर उन तीनों के रास्ते में आया, उसे सबने मिलकर खत्म कर दिया। जब वे जवाब दे रहे थे और डिवाइन ड्रैगन स्पेल को बेअसर करने वाला था, एंजेलिया ने एक नाइफ फेंककर उसकी आंख फोड़ दी। जब वो साउंड वेव से अटैक करने वाला था तो एडवर्ड वहां आया और उसे संभाल लिया। फिर जब स्पेल पूरा हुआ तो तीनों पावर से भरी सोर्ड ने एक लाइट सोर्ड बनाई। तीनों ने उसे पकड़ा और डिवाइन ड्रैगन पर स्विंग कर दिया। स्लैश से एक लाइट एक्सप्लोजन हुआ जिसने पूरे काले आसमान को रोशन कर दिया। और जब एंडो जागा तो ये एक साइन था कि डिवाइन ड्रैगन मर चुका है।
अगले कुछ दिनों में एडवर्ड का वीज़ा एक्सपायर हो गया और वो वापस अपने कंट्री चला गया। जाने से पहले उसने मोरोहा को फ्रांस से केयरफुल रहने के लिए कहा क्योंकि वो कुछ प्लॉट कर रहे थे। एडवर्ड को छोड़ने के बाद मोरोहा ने रंजू से पूछा कि क्या उसे कुछ याद नहीं है। उसने मना कर दिया, लेकिन कहा कि उसे बस इतना याद है कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है। फिर तीनों अकेडमी वापस आ गए, लेकिन दुख की बात है कि वो डिस्ट्रॉयड हो गई थी। रंजू दुखी थी क्योंकि वहां बहुत सारी मेमोरीज थीं। मोरोहा ने उसे कंसोल किया और कहा कि वे और नई मेमोरीज बना सकते हैं। चूंकि डॉम टूट चुका था, उरुशी ने मोरोहा को कुछ समय के लिए अपने घर पर रहने के लिए बुलाया। रंजू भी पीछे नहीं रही और साथ जाने की जिद करने लगी। फिर तीनों उस जगह के लिए निकल पड़े। रास्ते में मोरोहा ने उरुशी को बताया कि जब वो पागल हो रहा था तो उसे एंसेस्टर की मेमोरीज मिली और वो उरुशी के एंसेस्टर से भी मिला, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो इस बारे में किसी को बताए और इसे उनका सीक्रेट रहने के लिए कहा। जब वे एक दूसरे को किस करने वाले थे, जानजू उन्हें रोकने के लिए आ गया, जिससे मोरोहा नीचे गिर गया। आखिरकार तीनों उरुशी के घर पहुंचे, लेकिन दुख की बात है कि वो भी डिस्ट्रॉयड हो गया था। लेकिन सब लोग वहां पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। सबने मिलकर विक्ट्री का सेलिब्रेशन किया और ऐसा लगा कि माया ही थी जिसने मोरोहा को सबसे ज्यादा मिस किया था। द एनिमे एंड्स हियर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग सीजन 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें।